अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आप लोगों को एक और सुबह में। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। परेशान आप लोगों ने नहीं होना। हुमायूं अपने किसी काम के सिलसिले में जो है लाहौर गए हुए हैं और ज़ाहिर है लाहौर से सिर्फ डे ट्रिप करके वापस आना तकरीबन नामुमकिनात में से एक हो जाता है, इसलिए वो वापस नहीं आ सके। इसलिए मैं अकेले शो कर रही हूँ। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है और जल्दी वो वापस आ भी जाएंगे। कल का जब शो हम करेंगे 9 नवंबर का स्पेशल, तो उसमें हुमायूं जो है वो मेरे साथ मौजूद होंगे। अच्छा जी, थोड़ी सी सर्दी के हवाले से बात कर लेते हैं, मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। जो बीच का मौसम होता है ना, जिसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है, तो उसमें लोग बहुत ज़्यादा मौसम को सीरियसली नहीं लेते। कपड़े वगैरह ज़्यादा पहन के नहीं रखते, एसी चला लेते हैं, एसी में से फ़ौरन फिर बाहर निकल जाते हैं, या रात को हीटर जला लेते हैं, हीटर में से फ़ौरन बाहर निकल जाते हैं और उन्होंने कोई कपड़े जो है सही तरह से नहीं पहने हुए होते। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना है, क्योंकि यही वो मौसम होता है जो बीमार होने वाला होता है। जब बारिश नहीं हो रही होती, सर्दी होती है लेकिन खुश्क सर्दी पड़ रही होती है, तो इस वजह से बीमार होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अपना भी ख्याल रखें और बच्चों का भी ख्याल रखें। और जो लाहौर में लोग इस वक्त मौजूद हैं वो तो बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लाहौर में स्मोक बहुत ज़्यादा आ गई है। खुश्क सर्दी पड़ने की वजह से आप लोगों को पता है कि लाहौर में हमेशा ही स्मोक का राज हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। और जो सूबाई हुकूमत है, यानी कि हुकूमत पंजाब ने 3 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। स्कूल्स में इतनी ज़्यादा स्मोक हो चुकी है। स्मोक का कहते हैं कि सुबह के टाइम पे ज़्यादा होती है और जिस तरह सूरज चढ़ता रहता है उस तरह स्मोक जो है वो झटती रहती है। लेकिन लाहौर में पोल्यूशन भी इतनी ज़्यादा है। जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उनमें हमारे टॉप 10 सिटीज़ हैं पॉल्यूटेड, उनमें हमारे 2 सिटीज़ आते हैं, जिनमें से एक कराची है और एक लाहौर है। तो अगर इन दोनों जगहों पे आप मौजूद हैं तो आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कराची के हवाले से वैसे मौसम का अभी तक बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, 33 कल मैं देख रही थी, वहाँ पे अभी तक मौसम है। तो वहाँ के लोगों के लिए ये प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं है, ये यहाँ के लोगों के लिए, पिंडी इस्लामाबाद और लाहौर के लोगों के लिए मैं के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। अच्छा जी, एक सवाल आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, आप लोगों ने कॉल करके मुझे उसका जवाब देना है। अगर यहाँ से स्टूडियो में से भी कोई देना चाहे तो दे सकता है। सवाल कुछ इस तरह से है कि हम लोग जब कोई भी जॉब करते हैं तो उसका जो पर्पस होता है वो ज़ाहिर है पैसा कमाना होता है। आजकल के दौर में तो पैसा ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा है। पहले ज़माने में जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, हमारे बचपन में ये होता था कि सिर्फ फादर फिगर्स जो हैं वो पैसे कमाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह इतने कमा लिया करते थे कि ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो जाया करती थी और सारे बच्चे भी पढ़ रहे होते थे, घर पे खाना भी होता था और नेसेसिटीज़ भी पूरी हो रही होती थी। लेकिन आजकल का जो दौर आ गया है उसमें सिर्फ एक बंदे के कमाने से आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती। तो हम लोग जो जॉब्स करते हैं वो ज़्यादातर इसी वजह से करते हैं क्योंकि हमें पैसा कमाने का होता है कि हम अपना वे ऑफ लाइफ को बेहतर बनाएं और पैसा कमाएं। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आपका जो फेवरेट काम है, फेवरेट यानी कि कुछ ऐसा काम जो आप करना चाहते हो और उसके एवज़ आपको पैसे भी मिलेंगे, तो वो क्या काम होगा? मैं वैसे इस बारे में सोच रही थी कि वो क्या काम होगा। तो होस्टिंग वैसे मुझे मेरा पैशन है, हमेशा से मुझे अच्छा लगता है बातें करना, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, नए नए लोगों से मिलना। क्योंकि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जितने 2-3 साल में मैं जितने लोगों से मिली हूँ और जितने न्यू एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अब ऐसा लगता है कि जिस तरह लोग बहुत बुढ़ापे में कहते थे ना, 50 साल 60 साल की उम्र में कहते थे कि इंसान को देखते ही उसका पता लग जाता है। तो होस्टिंग के प्रोफेशन में जब आप होते हैं तो वाकई ही आपको इंसान को देखते ही उसका पता लग जाता है कि वो कितने मानी में है और कितने मानी में नहीं है। आपको लोगों की पहचान जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है इस प्रोफेशन में। लेकिन हाँ, अगर मुझे कोई कहे कि इसके अलावा कोई प्रोफेशन ऐसा हो, कोई काम ऐसा हो जो करने में आपको बड़ा मज़ा आता हो और उसके आपको पैसे मिलना शुरू हो जाए, तो वो क्या काम होगा? पिछले दिनों मैं एक प्रोग्राम देख रही थी जिसमें एक मेज़बान है
और 3 मेहमान हैं जो ड्रामा रिव्यूज़ करते हैं और उनका काम सिर्फ ड्रामा देखना है और उस पे तनकीद करना है। और जब अच्छी ड्रामा की एपिसोड आती है या कोई बंदा अच्छी एक्टिंग करता है या किसी का रोल बड़ा पावरफुल होता है, स्टोरी बड़ी पावरफुल होती है, तो वो उसके बारे में रिव्यूज़ दे रहे थे। और वो जो प्रोग्राम है वो आजकल टीवी पे काफ़ी हिट चल रहा है। आप लोगों को यकीनी तौर पे पता होगा कि वो मैं किस प्रोग्राम की तरफ इशारा कर रही हूँ। तो वो एक चीज़ थी जो मुझे बड़ी पसंद आई। ऑब्वियसली टीवी से भी मैं कनेक्टेड रहना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू डिसअपीयर कि हाँ मुझे टीवी पे नहीं आना। आई वांट टू बी हेयर इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, क्योंकि आप लोगों से मिलना, आप लोगों से बात करना, आप लोगों के साथ इस तरह रोज़ इंटरेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दिस इज़ समथिंग जो मैं करना चाहती हूँ। अगर मुझे कोई इस तरह के किसी प्रोग्राम के लिए कहे कि हलीमा आप आएँ और आप आके ड्रामा रिव्यू करें, तो आई वुड लव टू डू दैट। क्योंकि ड्रामा रिव्यूज़ एक ऐसी चीज़ है, औरतों को वैसे भी ड्रामे देखने का शौक़ होता है। ऐसा नहीं होता कि वो कहेंगे जी हमने तो कोई ड्रामा देखा ही नहीं या बहुत अरसे से नहीं देखा। और आपको स्टोरीज़ भी पता होती हैं बहुत सारे ड्रामास की, और औरतें वैसे भी स्टोरीज़ जो हैं वो घर में डिस्कस करती रहती हैं कि इस ड्रामे में ये हो रहा है, इस ड्रामे में ये हो रहा है, इस ड्रामे में उसकी सास ये कर रही है, इस ड्रामे में उसकी नंद ये कर रही है, इस ड्रामे में उसकी भाभी ये कर रही है। तो ऑलरेडी हम वो काम कर रहे होते हैं, तो क्यों ना हम वो काम टीवी पे बैठ के करें और उसके हमें पैसे भी मिलें। तो दिस इज़ समथिंग जो आइडिया मुझे लगता है कि ये अगर मैं करूँ तो ये एक अच्छा आइडिया होगा और मैं बहुत अच्छे ड्रामा रिव्यूज़ कर सकती हूँ। क्योंकि हम उस जनरेशन से हैं जिनको अब वो सास बहू वाले ड्रामों में इंटरेस्ट रहा नहीं है। हाँ, हम देख लेते हैं, हमें एक स्टोरी लाइन पता होती है हर ड्रामे की कि हाँ फ़लाँ चैनल पे ये ड्रामा इतने से इतने बजे लगता है, इसमें ये हो रहा है, लेकिन हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। वी वांट टू एक्सप्लोर न्यू स्टोरीज़, हमें नई स्टोरीज़ देखना अच्छा लगता है। जिस तरह कुछ ऐसा पहले एक चैनल जो है वो आया था जिसने बहुत ज़्यादा न्यू ड्रामाज और उस तरह की स्टोरीज़ लेके आया था। इवन हमारा चैनल भी जो है और जो है उसमें बहुत सारे ऐसे ड्रामाज आ रहे हैं जिनकी स्टोरी को बहुत पसंद किया जा रहा है। जैसे काबिल एक ड्रामा है, उसकी स्टोरी को बहुत पसंद किया जा रहा है, सप्रेस लोगों की स्टोरी दिखाई गई है। तो उस तरह के ड्रामा जो है उनका रिव्यू करने में मुझे बड़ा मज़ा आएगा। तो आप लोगों ने जी कॉल कटा है और मुझे बताना है कि अगर आप लोगों को ज़िंदगी में एक दफ़ा ये मौका दिया जाए कि आप वो काम करके पैसे भी कमा लें और अपना पैशन भी पूरा कर लें, तो वो क्या होगा? ज़्यादातर ख़वातीन का मुझे लगता है खाना बनाना होगा, क्योंकि खाना बनाने का सबको ही शौक़ होता है, खिलाने का भी कुछ लोगों को शौक़ होता है और कुछ लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो वो यही कहेंगे कि जी हम इसी को एज़ अ बिज़नेस लेके चलें। तो बहुत सारे लोग, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। अच्छा जी, आज के शो में जिस चीज़ के हवाले से हम बात करने वाले हैं वो बिहेवियर है। इंसान का जो बिहेवियर है ना वो बहुत मैटर करता है। हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है और उसका बिहेवियर भी मुख्तलिफ होता है। एक ही माँ बाप के 3-4 बच्चे होते हैं, माँ बाप सेम होते हैं, घर का इन्वायरमेंट सेम होता है, उनकी सेम तरबियत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बंदा, हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है। और इसी से आपको पता लगता है कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें जो है ना वो आपके अंदर इनबिल्ट भी डाली होती हैं। वो चाहे पेरेंट्स कितनी भी चेंज करने की कोशिश कर लें, चेंज कर नहीं सकते। हाँ, बेसिक ट्रेड्स सब बच्चों के शायद सेम हो। बेसिक ट्रेड से मेरी मुराद ये है, जैसे हम सिबलिंग्स हैं, हम 5 बहन भाई हैं, टोटल 4 बहनें और 1 भाई है। तो केयरिंग जो हमारी नेचर है वो सबकी सेम है। ये शायद एक ट्रेट है जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे अंदर डाली है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हम पाँचों में बहुत मुख्तलिफ है, मतलब 90 डिग्रीज़ की मुख्तलिफ है। हालांकि 2 मेरी बहनें जुड़वा में हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल एक दूसरे से मिजाज उनका मुख्तलिफ है। तो बिहेवियर जो है वो बड़ा अजीब होता है। बिहेवियर पे कैसे काम किया जा सकता है, बिहेवियर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? क्या ये मुमकिन है कि अगर पेरेंट्स बनने से पहले थोड़ा सा बिहेवियर के बारे में पढ़ ले तो वो अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं? या सिर्फ ये अल्लाह मियाँ पे ही डिपेंड करता है कि कौन बच्चा बड़े होके कैसा निकलता है? क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, अगर हम हिस्ट्री के अंदर देखें, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन उनके बच्चे उस तरह से अच्छे बच्चे नहीं होते। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी के बारे में इस तरह का नाम लूँ कि पता लगे कि उसके बच्चे तो अच्छे बच्चे नहीं थे। लेकिन वाकई ऐसा होता है। कभी कभी हम लोग अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि बहुत नेक लोग होते हैं,
लिटरली पूरी ज़िंदगी उन्होंने नेक नामी के अलावा शायद अगर हम कहेंगे कुछ नहीं कमाया तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन उनके बच्चे उस तरह से नहीं निकलते, वो बहुत अजीब किस्म के बच्चे निकल आते हैं। और कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बिल्कुल अजीब से होते हैं, मतलब पूरी ज़िंदगी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया होता जिससे आप कहेंगे हाँ नेकी में नाम कमाया है, ठीक है वो अच्छे होते हैं समथिंग, लेकिन उनके बच्चे जो है वो बहुत रिलीजियस हो जाते हैं और समथिंग लाइक दैट, इस तरह से। तो क्या ये सिर्फ अल्लाह ताला पे डिपेंड करता है कि अल्लाह ताला किसी इंसान को किस तरह से बनाता है, किस तरह से उसके अंदर सलाहियतें डालता है, किस तरह से उसका अखलाक पैदा करता है, या फिर ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, मैंने बहुत लोगों से इसके बारे में बात की है, बिकॉज़ पेरेंटिंग मेरा बहुत टॉपिक है, मेरे दिल से बहुत करीब है, मैंने बहुत लोगों से इसके बारे में बात की है। तो मुझे यही लगता है कि शायद ये 50-50% की गेम है। कुछ चीज़ें आपके अंदर इनबिल्ट होती हैं जो अल्लाह मियाँ डालता है, जो आप चाहें भी तो, पेरेंट्स चाहें भी तो नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ चीज़ें वाकई ऐसी होती हैं जिन पे अगर मेहनत की जाए तो वो बदली जा सकती हैं। वो क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान और उनसे हम बात करेंगे इंसान के बिहेवियर के हवाले से। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आप लोगों से बिहेवियर के हवाले से बात कर रही थी कि इंसान के जो बिहेवियर है वो क्या अल्लाह की तख्लीक है या उसको चेंज किया जा सकता है। बिहेवियर के हवाले से मैं ट्रेड्स के हवाले से बेसिकली बात कर रही हूँ कि आपके अंदर जो बेसिक ट्रेड्स होती हैं किसी भी इंसान में, वो अल्लाह की तरफ से होती हैं या उन्हें बदला जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी खसलत को नहीं बदला जा सकता, आदतों को बदला जा सकता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। लड़कियों के हवाले से अगर मैं बात करूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं लड़की हूं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखना बड़ा ज़रूरी है। अभी हम लोग ब्रेक के दौरान बात कर रहे थे कि हमारे ऑफिस की जो ज़्यादातर लड़कियां हैं वो बड़ी दबंग है, जो बात उन्होंने कहनी होती है वो कह देती हैं। तो पीसीआर में आप लोगों को हमारे पता लग गया होगा कौन कौन मौजूद होता है। रुबेल जो है वो मौजूद होती हैं, तो सारे लोग कह रहे थे कि वहाँ बैठ के आप जो है वो दबंग बातें करती रहती हैं और यहाँ बैठ के ये करती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है अगर पेरेंट्स जो है अपनी बेटियों में ये चीज़ पैदा करते हैं कि उन्होंने हर बात बहुत आराम से, प्यार से, लेकिन हर किसी को कह देनी है। तो ये एक अच्छी ट्रेट है, क्योंकि लोग फिर आपसे थोड़ा संभल के बात करते हैं, वरना लड़कियों को ये समझा जाता है कि ये बहुत इनसे आसानी से इनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो अगर आप उन्हें ये साबित कर रहे हैं कि नहीं भाई मेरे पेरेंट्स ने मेरी काफ़ी अच्छी तरबियत की है और मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी चीज़ है। हम जब अपने मेहमान की तरफ बढ़ेंगे और उनसे जानेंगे कि जो बातें मैंने कही हैं या जो सवाल मैंने पूछे हैं, जिन चीज़ों के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है, वो क्या वाकई सही है या नहीं है। हमारे पास जो आज शख्सियत स्टूडियो में मौजूद है, एजुकेशनिस्ट है, बहुत सारी जगह पे रिलेशनशिप्स और बिहेवियर के हवाले से लोगों को गाइड करते हैं, वहाँ जाकर उनको बताते हैं कि किस तरह से आपने बात करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करने के हवाले से बात करते हैं। बेसिकली ही इज़ एन एजुकेशनिस्ट, लेकिन लोगों को गाइड करना मेरे ख्याल से उनका बेहतरीन प्रोफेशन है, जो कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ हो सकती है। हमारे साथ मौजूद है मेहताब हमीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, ज़बरदस्त। मेहताब, सुबह कितने बजे उठते हैं? अच्छा, मेरी रूटीन बड़ी डिफरेंट है। ओके। सम टाइम मैं फजर के बाद सोता हूँ, ओह, ठीक है, और सम टाइम जो है मैं जब अर्ली सो जाता हूँ तो फजर के टाइम उठ जाता हूँ। इसकी क्या रीज़न है? इतनी चेंज रूटीन की क्या रीज़न अच्छा है? देखिए, मेरे पास एक तो फ्रीडम है और मैं फ़्लो स्टेट पे बहुत बिलीव करता हूँ, बिकॉज जब आप फ़्लो स्टेट में होते हैं तो आप वो काम कर लेते हैं जो आम स्टेट में नहीं हो सकते। अमूमन रात के टाइम मैं फ़्लो स्टेट में होता हूँ। अच्छा। उस टाइम मैं राइटिंग का काम करता हूँ, मैं क्रिएटिव कंटेंट का काम करता हूँ, मैं ट्रेनिंग डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ, बिकॉज मेरी जो फ़िलासफ़ी है वो माइंड आर्ट्स है। मैं बिलीव करता हूँ कि हर इंसान का जो दिमाग है वो मुख्तलिफ है, और माइंड आर्ट्स की फ़िलासफ़ी को अप्लाई करके मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है। सो उसके लिए मुझे क्रिएटिव वर्क करना पड़ता है। लेट्स सपोज के किसी भी जगह पे कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है, उसको कैसे कॉप अप करना है, उसके लिए कोई इनोवेटिव वे क्या होगा, आप उसमें कैसी एग्जांपल्स मर्ज करेंगे, आप उस कंटेंट को लर्नेबल कैसे बनाएंगे, क्योंकि जो अडल्ट्स है ना उनका लर्निंग बिहेवियर बड़ा डिफरेंट है।
अच्छा, एडल्ट्स के लर्निंग बिहेवियर की तरफ हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जो है, जिस तरह मैंने बात की शुरू में बच्चों के हवाले से कि एक ही घर है, एक ही ख़ानदान है, बच्चे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं सब, और क्या कहते हैं, अगर 3-4 बच्चे पेरेंट्स के हैं, जो कि कॉमनली पाकिस्तान में 3-4 बच्चे जो हैं कॉमनली होते हैं पेरेंट्स के, उनमें से कुछ बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे निकल आएंगे, मतलब अच्छे इन अ सेंस के एकेडमिकली बहुत अच्छे होंगे, बिहेवियर वाइज बहुत अच्छे होंगे, और कुछ बच्चे जो हैं वो रिबेलियस हो जाएंगे। ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो रिबेलियस हैं। बहुत सारे लोग इसकी ये रीज़न देते हैं कि पेरेंट्स जब तक वो छोटे बच्चे तक पेरेंटिंग करते करते आते हैं तो वो बहुत लीनियंट हो जाते हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न कि बच्चे जो हैं वो अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं। आप क्या समझते हैं कि पेरेंट टेक्निक से बच्चे को बेहतर बनाया जा सकता है, या हर किसी का, जैसे आपने का दिमाग अलग होता है तो उसकी ट्रेड्स भी अलग होती है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते? जी देखें, जो बिहेवियर है ना, इसके इंग्रेडिएंट्स को अगर हम समझ लेना तो पेरेंटिंग हमें समझ आ जाएगी। बिहेवियर के इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहली चीज़ आपकी रिकॉर्डिंग है। डेली आप क्या डाटा जो है अपने माइंड में लेके आ रहे हैं, आपका डेली का एक्सपीरियंस क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या डाटा फीड हो रहा है। सेकेंड चीज़ आती है कि जब कोई भी एक्शन रिपीटेडली परफॉर्म होता है तो आपका एक बिलीफ सिस्टम बिल्ट होना शुरू हो जाता है। थर्ड पे आपके इमोशंस हैं। अब ये तीनों चीज़ें मिलके बिहेवियर बनाती हैं। लेकिन एक ही घर के जब 4 बच्चे हैं तो आप नोट करेंगे किसी एक को लेबल लग जाता है कि ये बच्चा बड़ा शानदार है। अब वो उसको शानदार के वर्ड को अपने माइंड में एक्टिव कर लेता है। अच्छा, दूसरा उसका बहन या भाई इस चीज़ को नेगेटिव परसीव कर लेगा, वो इस लेबल को लेगा कि मेरी बात नहीं की गई, मुझे अच्छा नहीं माना गया, या मेरी इम्पोर्टेंस नहीं है। अब इस नेगेटिव बिलीव, इस नेगेटिव लेबल की वजह से उस बच्चे का माइंड जो मैप है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी डैमेज होना शुरू होगी। सो पेरेंट्स ना चाहते हुए लेबलिंग कर रहे होते हैं कि बच्चा बड़ा अच्छा है, कंपैरिजन करते हैं। अब क्योंकि जो बच्चे की ग्रूमिंग है ना वो बड़ा सेंसिटिव काम है, उसमें आपसे थोड़ी सी भी गलती अगर होगी तो बच्चे की पर्सनैलिटी किसी और डायरेक्शन में निकल जाएगी। जो नर्चरिंग है ना, इसका कंट्रोल हमारे पास है, बिहेवियर का कंट्रोल हमारे पास है, लेकिन बदकिस्मती से हम बिहेवियर की रेसिपी को अंडरस्टैंड नहीं करते, इंग्रेडिएंट्स को समझते नहीं हैं। अच्छा, रेसिपी के बारे में मैं पूछूंगी आपसे कि रेसिपी असल में है क्या और उसको किस तरह से अंडरस्टैंड किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह आपने कहा ना, ये बहुत बारीकी का काम है बच्चे की ग्रूमिंग करना, बच्चे को परवान चढ़ाना, उसकी परवरिश करना। पेरेंट्स, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि पेरेंट्स कभी कभी ये लेबलिंग ना भी करें तो हमारे यहाँ, आपको पता है पाकिस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में हम इस तरह के फैमिली सिस्टम में रहते हैं जहाँ पे और बहुत सारे जो रिश्ते हैं वो मौजूद होते हैं, बड़े प्यारे रिश्ते हैं। दादा दादी का रिश्ता है, खाला का रिश्ता है, नाना नानी का रिश्ता है, मामू चाचा, ये सारे रिश्ते मौजूद हैं। तो उसमें क्या होता है कि किसी बच्चे से किसी को ज़्यादा प्यार होता है और उसमें वो उस बच्चे को इम्पोर्टेंट समझना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है और बाकी जो इसके बहन भाई हैं वो नहीं है। मेरी जैसे बहन है बड़ी, माशाल्लाह उनके 3 बेटे हैं और तीनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाकी जो घर वाले हैं उनकी जाहिर है किसी के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है, किसी के साथ है। तो अब उनको क्या करना चाहिए? वो खुद पेरेंट्स तो उन बच्चों के अंदर लेबलिंग नहीं कर रहे, तीनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, लेकिन और जो बहुत सारे रिश्ते मौजूद हैं वो उनको डिफ्रेंशिएट करें, उससे बच्चे को कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, आपके अगर कंबाइंड फैमिली सिस्टम है ना, उसमें आपने बैलेंस पेरेंट्स ने करना है। आपके बाकी इन्वायरमेंट में जो मर्जी लेबल लग रहा है, जो मर्जी अटेंशन मिल रही है, जो मर्जी इंपॉर्टेंस मिल रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको आपने बैलेंस करना है। फ़र्क तो पड़ता है बट उसको आपने बैलेंस करना है, आपने इक्वेशन को बैलेंस रखना है, बिकॉज बैलेंसिंग की आर्ट पेरेंट्स के पास होनी चाहिए। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स उस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, इसी तरह रूटीन चल रही है, अच्छा ये बहुत फेवरेट बच्चा हो गया, ये बच्चा जो है फेवरेट नहीं है, अच्छा हम फिर उसको रिपीट करते हैं, हम माइंड में उसको और स्पेस देते हैं, बच्चों के माइंड में वो डाल देते हैं, ये जो नानों का फेवरेट बच्चा है, ये दादों का फेवरेट बच्चा है। अब जब हम ये इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ये फ्रेजेस यूज़ करते हैं, तो हमारी लैंग्वेज में ना चाहते हुए भी एक फेवरेटिज्म उस बच्चे के माइंड में इंस्टॉल होता जाता है। अब जो दूसरा बच्चा कंपैरिजन में है वो इसको फील कर रहा है, आपने इसको बैलेंस करना है, आपने
के साथ ऐसे बिहेव करना है कि वो उस चीज़ को फील ना करे, उस इम्पोर्टेंस को आपने डिलीवर करना है। तो बैलेंस का काम पेरेंट्स ने करना है। डेफिनेटली स्कूल में, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत से ऐसे लेबल भी लगते हैं, अटेंशन भी मिलती है, किसी एक बच्चे को ख़ास ठहरा दिया जाता है, तो पेरेंट्स ने लेबल करना है। सो पेरेंट्स ने लेबल के साथ साथ, पॉजिटिव लेबल के साथ बैलेंसिंग की आर्ट सीखनी है कि आपने बच्चे को बैलेंस कैसे करना है। कहीं पे भी बच्चा अगर एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है, उसकी सेल्फ इस्टीम को कैसे आपने बूस्ट करना है। अच्छा मेहताब, इसमें भी दो चीज़ें हो जाती हैं। मैं बहुत पेरेंटिंग जो है ना, मेरा मतलब मुझे बहुत मेरे दिल से करीब है ये टॉपिक, क्योंकि अगर ये चीज़ सही हो जाए आपकी पूरी ज़िंदगी एक छक्का लग जाता है। Absolutely. और अगर ये चीज़ ख़राब हो जाए तो बस 0/0 है आपकी पूरी ज़िंदगी। अगर हमने बहुत सारी सिचुएशंस में देखा है कि एक बच्चे को बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही है, उसका ख्याल रखा जा रहा है, सब घर वाले जो है वो उसके आगे पीछे फिर रहे हैं, और वो ख़राब हो गया, और उसकी जगह आपने जिस बच्चे को इम्पोर्टेंस नहीं दी, वो अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मामा बाबा मैं भी अच्छा बच्चा हूँ, मैं भी आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, वो अपने आप को एलिवेट करता रहा है। और कुछ जगह हमने बिल्कुल डिफरेंट चीज़ देखी है। कुछ जगह हमने ये देखा है कि जहाँ आप जिस बच्चे को कहते हो कि ये अच्छा बच्चा है, वो वाकई अच्छा बच्चा साबित होता है, और दूसरा बच्चा रिबेलियस हो जाता है, वो कहता है कि मैं तो जो भी कर लूँ, आप लोगों ने ना खुश तो नहीं होना, तो फिर ठीक है, मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूँगा। तो ये क्या चीज़ है? बिहेवियर तो सेम है, लेकिन जो रिजल्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। देखें, एक बच्चा जिसको आप बहुत ज़्यादा लाड प्यार दे रहे हैं, उसमें भी अगर आप लिमिट क्रिएट नहीं करते, तो वो बच्चा एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, पैम्परिंग की वजह से ग्रो कर रहा है, उसका इनर सेल्फ डेवलप नहीं हो रहा। जबकि दूसरा बच्चा जिसको अटेंशन नहीं मिल रही, अब उसने उस कंपैरिजन में अपनी इनर मोटिवेशन को एक्टिव कर दिया है। उसने कहा है कि मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं बेहतर हूँ, जबकि दूसरा ऑलरेडी उसको लेबल मिल गया है, उसको वो एप्रिसिएशन मिल गई है, इसलिए वो इस चीज़ की केयर नहीं करता। तो उसके अंदर केयर लेस का जो फैक्टर है वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं बन पाती जैसे सब परसीव कर रहे हैं। जबकि दूसरे केस में उसकी इनर मोटिवेशन एक्टिव होगी, उसने अपने माइंड के अंदर ये बिलीव स्ट्रांग कर लिया है कि मैंने कुछ बन के दिखाना है। अच्छा, ये केस 10% है। 10% लोग इस तरह की मोटिवेशन को एक्टिव करते हैं, जबकि 90% लोग वीक होते हैं, वो इसके असर को नेगेटिव लेते हैं, वो उसमें चले जाते हैं, और वो कह लेते हैं कि बस जो मर्जी हो जाए, मैं जो मर्जी करूं, किसी ने मेरी तारीफ नहीं करनी। सो पेरेंट्स के साथ साथ जो आपके घर में बाकी लोग हैं, उनको भी पेरेंटिंग सीखने की ज़रूरत है। पेरेंटिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग इस पे काम नहीं करते। अच्छा देखिए, इसमें उन्होंने तो अपनी दफ़ा नहीं की, अब वो कैसे सीखेंगे? ग्रैंड चिल्ड्रन की दफ़ा कैसे सीखेंगे? देखें कि जैसे मेरी छोटी बेटी है, तो मेरी अम्मी सम टाइम ऐसे लेबल लगाती हैं जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी हमें नज़र आ रही होती है डैमेज हो रही है, तो हम उसको इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन में, हाँ बिल्कुल सुन रही होंगी, और वो कह रही होंगी तू घर आ, एक तो मैं बच्चों से प्यार करती हूँ, तू जाके मुझे इधर बदनाम कर रहा है टीवी पे। अच्छा, कि मैंने ये उसको खराब कर रही हूँ। अच्छा, ये बदनाम करने की बात नहीं है, ये बेसिकली एक कह लें कि आपका अपना नज़रिया है, आप किसी भी चीज़ को कैसे देख रहे हैं। आल्दो के जो दादा दादी होते हैं वो बेहद प्यार करते हैं, अपने बच्चों से भी ज़्यादा बच्चों के बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली माइंड के पैटर्न ऐसे डेवलप हुए हुए हैं, वो प्रोग्रामिंग ऐसी है, पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे है कि उन्होंने देखा है कि बच्चों को इसी तरह उनकी परवरिश की जाती है। अब वो चीज़ें आज के दौर में अप्लाई नहीं हो सकती। आज का बच्चा डिफरेंट है, बिकॉज उसके पास सोशल मीडिया की एक्सेस है, आप उसको मोबाइल भी देते हैं, आज उसके पास हर चीज़ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, वो किसी चीज़ को टच करता है और उसके सामने रिजल्ट्स आ जाते हैं, एग्जीक्यूशन हो जाती है, जबकि आज से 2 डिकेड्स पीछे चले जाएं तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए आपने उस बच्चे को अंडरस्टैंड करना है और घर के अंदर इन्वायरमेंट बनाना है। जैसे हमने घर के अंदर इन्वायरमेंट बना दिया कि हमने रिएक्ट नहीं करना, हमने रिस्पॉन्स करना है। अगर छोटा बच्चा कहीं पर भी जिद कर रहा है, तो हमने देखना है कि अब इसकी एज क्या चल रही है, इसके कौन से इमोशन, जैसे भी मेरी बेटी 2.5 साल की है, अब उसके अंदर बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, अब उसके अंदर शेयरिंग का अभी तक जो इमोशन है वो क्रिएट नहीं हुआ। अब वो कोई भी चीज़ है, वो चीज़ को महसूस करती है कि ये मेरी है, मुझे भी नहीं देती। अब अगर हम उससे शेयरिंग की एक्सपेक्टेशन करेंगे तो हम उसको गलत लेबल लगा नहीं, या एक ही दिन में कहेंगे कि सब कुछ शेयर करना शुरू कर दे, तो वो भी गलत है। इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज शेयरिंग का इमोशन आपका 3 ईयर के बाद जो है वो डेवलप होता है। फिर आप सोशल इमोशन स्ट्रांग होने शुरू होते हैं बच्चे के कॉग्निटिव लेवल पे, फिर बच्चा चीज़ों को शेयर करने की हैबिट डेवलप करता है, फिर उसको ये फील आती है कि शेयर करने से एक अच्छा एहसास मिलता है, जबकि उससे पहले वो चीज़ों को लेने की, यानी कि ये मेरी चीज़ है, उसके पास एक अथॉरिटी का
मॉडल उसके माइंड में डेवलप हो रहा होता है कि ये चीज़ मेरी है, यानी किसी चीज़ का होना उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सो हमने इन चीज़ों के लिए स्टडी करना है। मैं अभी भी बहुत से कोर्सेज करता हूँ, बेगम को भी कोर्सेज करवाता हूँ। अच्छा, हमने घर में फिर इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, हम फिर इनडायरेक्टली एक जर्नल कन्वर्सेशन में बता देते हैं कि ये जो लेबल हम लगाते हैं इसका बच्चे पे क्या इफेक्ट है। ठीक है मेहताब, मैं ये चाह रही हूँ कि अभी हम थोड़ा सा प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, Yes, sure. फिर हम आगे आएंगे और इसके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। हम किसी भी कन्वर्सेशन को ऐसे नहीं छोड़ के जाएंगे कि बिल्कुल ठीक हम है। उसे उसका एंड जो है ना वो हम कॉन्टिन्यूस छोड़ दें कि लोग कहेंगे प्रॉब्लम्स तो गिनवा दिए सारे लेकिन सॉल्यूशन डेफिनेटली सॉल्यूशंस पे आना है। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको बचपन से इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि वो बहुत खूबसूरत है। खूबसूरती का मयार हर किसी का अलग अलग होता है। मेरे लिए जो इंसान खूबसूरत है हो सकता है आप देख के कहें कि ये तो ऑर्डिनरी सा इंसान है, इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है, लेकिन मुझे लगेगा कि वो इंसान दुनिया का शायद सबसे खूबसूरत इंसान है। मिसालें में ऐसी तो मेरे घर वालों में से अगर कोई देख रहे होंगे वो कहेंगे कितने ऑब्सेस्ड है ये अपनी फैमिली के साथ। मिसालें मैं वो दूंगी जिनको मैं जानती हूँ और जिन्हें मैं आपको बहुत अच्छी तरह से नरेट करके बता सकती हूँ। हम 4 बहनों का भाई है और मुझे लगता है कि उसने बचपन से ये बात रोज़ाना 6 लोगों से सुनी है, 2 उसके पेरेंट्स और 4 उसकी बहनें, कि वो बहुत खूबसूरत लड़का है। और वो अब 25 साल का हो गया मेरे ख्याल से। तो मुझे लगता है कि 25 साल से वो ये बात रिपीटेडली इतनी दफ़ा सुन चुका है कि अब आप उसको ये बात बोलते हैं ना कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपने कपड़े कोई पहने, सूट पहना है कुछ, तो उसके एक्सप्रेशंस भी चेंज नहीं होते। वो इतना यूज्ड टू हो गया है और वो अगर बहुत कोशिश करेगा मतलब दिस इज, मुझे अगर कोई कहे कि आप बहुत अच्छी लग रही हो तो मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जवाब दूंगी, थैंक यू थैंक यू सो मच। लेकिन वो इतना यूज्ड टू है इस जुमले का कि तुम प्यारे लग रहे हो कि मुझे लगता है कि उसकी बीवी के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है कि उसकी शायद कोई भी बेचारी की तारीफ उसको ना लगे कि ये कोई तारीफ है। वो कहेगा हाँ ये तो मैं बचपन से सुनता। बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है उसकी वाइफ के लिए। अभी तो वैसे नहीं आई तो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, मेरा ये शक जो है वो शक ही रहे। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि इसका मतलब है कि वो जब लड़की कहेगी तो ये कहेगा कि नॉर्मल बात है, तो मैं 25-26 साल से रोजाना सुनता आ रहा हूँ। ऐसे जो लोग होते हैं जिनको यूज्ड टू हो जाते हैं वो अपनी तारीफें सुनने के लिए, क्या ये एक अच्छी बात है कि आप उस बंदे से प्यार करते हैं, आप उसको रोज़ कह रहे हैं कि तुम अच्छे लग रहे हो, या ये एक गलत चीज़ है? इतना भी किसी को पैम्पर नहीं करना चाहिए। देखें, खूबसूरती की तारीफ हर इंसान के माइंड में मुख्तलिफ है। अब आपके भाई के माइंड में खूबसूरती के साथ जो एसोसिएशन होगी है वो ये होगी है कि घर वाले तारीफ करते हैं। अब उसकी अगर डायमेंशन चेंज कर दी जाए, उसके लिए खूबसूरती की डेफिनेशन में कोई और चीज़ ऐड कर दी जाए, उसकी पर्सनैलिटी का कोई ट्रेट, उसका कोई काम, तो मुमकिन है कि उसके इमोशन चेंज हो। ना सब कुछ हो, सब कुछ सेम है। अच्छा, वो इतना सैचुरेटेड, उसके बाल भी सबसे अच्छे हैं, उसकी आंखें सबसे अच्छी हैं, उसका कद सबसे अच्छा है, वो वैसे सबसे अच्छा दिखता है, वो तैयार होकर सबसे अच्छा लगता है, वो जो काम करता है वो सबसे अच्छा, ये हम सब उसको कहते हैं। अब क्योंकि आपने उसको इतना खराब कर दिया, अब इतना सैचुरेटेड कर दिया है कि अब खूबसूरत का वर्ड उसको अफेक्ट नहीं करता, उसकी एसोसिएशन उसके साथ एक लेवल पे जाके सैचुरेटेड हो गई है। अब यह है कि खूबसूरती की नई डेफिनेशन उसके माइंड में इनपुट की जाए। अच्छा, ठीक है ना। जैसे लेट्स सपोज के जब हम छोटे थे तो हमारे माइंड में कुछ चीज़ें बड़ी लिमिटेड थी। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे मेंटल कैनवस का साइज बड़ा होता है और हमारे लिए चीज़ें नई डायमेंशंस में खुलना शुरू होती हैं। अब उसके लिए खूबसूरती की इस डेफिनेशन को चेंज करना होगा उसके माइंड में, बिकॉज सेम डेफिनेशन से वो उकता चुका है, सैचुरेटेड हो गया। अब उस पर उसका रिएक्शन नहीं है, उसका रिस्पॉन्स नहीं है, उसके इमोशंस एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मुझे घर वाले ये। अब बाहर वाले उसको खूबसूरती के लिए कैसे डील करते हैं ये मैटर करता है। अच्छा, मतलब हो सकता है वो कहें तो उसको थोड़ा डिफरेंट है, अल्लाह करे। हम जी यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रॉब्लम्स के हवाले से हमने बात कर ली है, सॉल्यूशंस के हवाले से बात करना शुरू करेंगे। और मेहताब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि पेरेंटिंग के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स इनसे पूछेंगे कि वो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और अगर वो डाल लें तो बच्चे की तरबियत कैसे की जा सकती है। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है।
होते हैं ना, इनमें ऐसा हो जाता है कि ब्रेक के दौरान भी हम लोग एक नई तरफ निकल जाते हैं, एक नई गुफ्तगू जो है वो कर रहे होते हैं। इंसान को हम ब्रेक के दौरान बात कर रहे थे मैं और मेहताब कि इंसान को ख़ुद को पहचानना भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्या है, वो क्यों है, और फिर उसके हिसाब से अगर वो अपना प्रोफेशन चूज़ कर ले तो ये जो है ना सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। वरना आपको बाउंड किया जाता है जिन चीज़ों के हवाले से तो वो आपको अच्छी नहीं लगती। ये वही बात है जो मैंने सुबह आप लोगों से कही थी कि अगर आप लोगों को ये एक मौका मिल जाए, मुझे नहीं पता था कि कन्वर्सेशन भी इस तरफ चल जाएगी कि आप लोगों को ये एक मौका मिल जाए कि जो चीज़ आप लोगों को अच्छी लगती है उसी के आप लोगों को पैसे मिलेंगे तो वो क्या होगी। ये सवाल मैंने आप लोगों से किया था, तो अब जो भी कॉल करे वो इसका ज़रूर जवाब दे मुझे। अच्छा मेहताब, हम लोगों ने प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, बच्चों के बिहेवियर के बारे में बात की। अब मैं चाहती हूँ कि हम आ जाएं सॉल्यूशंस की तरफ। exactly. सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, और पेरेंट्स को पेरेंट्स बनने से पहले थोड़ा सा पढ़ना जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक ज़िंदगी को इस दुनिया में लाने वाले हैं तो आपको उसकी फुली रिस्पॉन्सिबल हो आप कि वो बड़े होके क्या बनेगा, कैसा बनेगा और लोगों के साथ क्या करने वाला है। इस सवाल की तरफ मैं आऊँगी। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जी, कशफ राना। अस्सलाम वालेकुम कशफ। वालेकुम अस्सलाम। हलीमा कैसी हैं? और अकेली अकेली लग रही हैं आज। अकेली लग रही हूँ। हुमायूं जो है ना लाहौर गए हुए हैं, इंशाल्लाह कल आ जाएंगे। अच्छा। हाँ आज आ जाएंगे शाम तक, कल होंगे। अच्छा अच्छा, और आपके बगैर ही चले गए? हाँ वो अपने किसी काम के सिलसिले में गए थे इसलिए मेरे बगैर चले गए। अच्छा हलीमा बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कशफ। कशफ मैंने सुबह सवाल पूछा था, आपने सुना था? मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। ओहो अच्छा, नहीं सवाल ये था कि अगर कोई ऐसा आपको काम करने को दिया जाए जिसका आपको शौक है और उसके आपको पैसे मिलेंगे तो वो क्या काम होगा? वो मेरा तो फेवरेट है, राइटिंग। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ जी। तो आप ये काम बगैर थके इसका मतलब है कर सकती हैं? बिल्कुल, और मैं 24 घंटे कर सकती हूँ ये। ओहो ये तो बड़ी अच्छी बात है। कशफ क्या पूछना चाह रही हैं? मेरे 2 सवाल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कशफ। बहुत अच्छा टॉपिक है, जैसे हलीमा के दिल के करीब है ऐसे मेरे भी बहुत दिल के करीब है ये टॉपिक। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, उनके मजाज के खिलाफ थोड़ी सी भी बात हो जाए तो चीज़ों को तोड़ फोड़ करते हैं, कहना नहीं मानते या तंग कर देते हैं पेरेंट्स को, तो उनको कैसे टैकल किया जाए? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि बच्चों को ऑर्गेनाइज कैसे बनाया जाए? अच्छा देखिए, ठीक है, थैंक यू सो मच कशफ फॉर कॉलिंग। दोनों सवाल मैं पूछूंगी बारी बारी। हाँ जी, एक तो एग्रेसिव उन्होंने पूछा कि बच्चे एग्रेसिव होते हैं, और दूसरा जो है उन्होंने पूछा था कि बच्चों को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। सफ़िया है जी हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हलीमा आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आप प्लीज ये बताइएगा आप कहाँ से लेती हैं या स्टिच कराती हैं कपड़े? जी। सफ़िया ये एक ब्रांड है मॉन्ट्रियो के नाम से, इट्स अ टर्किश ब्रांड, और ये पाकिस्तान में शूटिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करे तो वहाँ से मैं कपड़े लेती हूँ। आप ईस्टर्न भी बड़े अच्छे कैरी करती हैं और ये भी आपको बड़ा अच्छा लगा। और हम हमायूं को मिस कर रहे हैं। और मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी, मुझे मेकअप शेकअप अच्छा लगता था, तैयार करना, तैयार होना, तो मैं ब्यूटिशियन बनी, तो और मुझे अच्छा लगता है पूरा दिन काम करना और इस काम से पैसे अर्न करना। और डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ हम इनसे और सीखें। और मैं ये कहना चाहूंगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि मेरा भाई भी एक था, लाडला था, प्यारा था, और भाभी ने सारा डाटा डिलीट करके सॉल्व कर दिया, तो उसके मुताबिक वो चल पड़ा। तो आप फिक्र न करें। और सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है भाई साहब का। हाँ जी। और दूसरा मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि एक अम्मी ने ना चची का बेटा भी पाला था। वो पहले दिन से मतलब पैदा हुआ अम्मी ले आई थी। अच्छा। तो वो हम लोगों में रहा, पला बढ़ा, लेकिन उसका चलना बैठना, उसकी नीड्स, उनमें 10th के बाद फौरन शादी कहते हैं मेरी कर दो, उसकी सारी नीड्स बिल्कुल अपने सके बहन भाइयों वाली थी। तरबियत से इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। और दूसरा जैसे सर ने अभी कहा कि जैसे पेरेंट्स ने, मेरी माँ एक हाफजा को प्यार करती थी, एक वो भाइयों ने से प्यार करती थी, हम मम्मी से कह देते थे कि भैया अम्मी आप ना इस तरह से इसको ज्यादा प्यार ना करें, लेकिन ऐसा आपने सास के साथ कभी नहीं करना। सास ऐसे ही होती है जैसे हमारे पाकिस्तान में सिपा सलार होता है ना, तो बस यही कहना होता है कि हम 9 मई के बाद
और यही कहना होता है पासपोर्ट जिंदाबाद। सास का कभी भी आपने डाटा डिलीट करके हासिल करने की कोशिश नहीं करनी। बाकी आजकल के बच्चे इतने समझदार हैं, वो कुछ खुद भी जान जाते हैं, ये मुझे अप्रिशिएट कर रही है, मेरे में क्या टैलेंट है। लेकिन आप माँ बाप के साथ कर सकते हैं और खुद से भी आप, और एप्रिसिएशन, और जैसे कि आप बहन भाइयों को देखें कौन सी बात इसकी अप्रिशिएट हो रही है, एप्रिसिएशन से तो आप जानवर को भी ट्रेन कर लेते हैं। सही कह रही हैं आप। सास का करना भी क्यों है, वो करने भी नहीं देंगी सॉफ्टवेयर अपडेट अपना, वो कभी भी नहीं कर रहे उसको अगर जिंदा है तो फिर भी आपने कहना है अम्मी जी सबसे बेस्ट, और अगर उनकी डेथ हो गई है तो जब उनको आप याद करें तो दूसरे आर्मी चीफ जो गुजर गए होते हैं उनकी तरह दिल में कह लें, और नए आर्मी चीफ की तरह यही कहना होता है अल्लाह ताला उसे जन्नत फिरदौस में जगह दे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जो सुबह सुबह की हमारी लाफ्टर थेरेपी होती है हुमायूं और मेरी, वो आज नहीं हुई थी तो आपने वो मेरी करा दी है। थैंक यू सो मच। तानिया है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, जल्दी से सवालों की तरफ आते हैं क्योंकि काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं। सबसे पहले कशिफ के सवाल से शुरू करते हैं। एग्रेसिव था और बच्चों को डिसिप्लिन कैसे किया जा सकता है? देखिए, एग्रेसिव के लिए आपने देखना है कि एग्रेसिव की रूट कॉज क्या है, और हर बच्चे का ना एक हॉट बटन होता है जो ट्रिगर हो जाता है। अमूमन ये होता है कि हम बाउंड्री सेट नहीं करते, बच्चे के लिए कोई लिमिट सेट नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चा एक दफ़ा कोई चीज़ गलत करता है तो हम लेबल लगा देते हैं कि मेरा बच्चा तो बड़ा ही है, जज्बाती है, इसको गुस्सा बहुत आता है। जैसे आपने हाइपर एक्टिव की बात की, उसको वो कर रहे होते हैं ना, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब ये जो नेगेटिव लेबल है ना, ये बच्चे की पर्सनैलिटी डैमेज कर रहा है। इसी वजह से बच्चा एग्रेसिव होना शुरू हो जाता है। मुझे कल एक कॉल आई तो जॉइंट फैमिली में यही प्रॉब्लम थी कि बच्चा अभी 4 साल का और बहुत ही एग्रेसिव है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता है। तो मैंने जब डिग डाउन किया तो पता चला कि उसके एनवायरनमेंट में उसको ये लेबल मिल रहा है, और ये तो इसके वालिद साहब तो इससे भी ज़्यादा गुस्सा करते थे बचपन में। अच्छा। ठीक है, अब वो लेबल उस बच्चे के माइंड में डाल रहे हैं कि बाप पे गया है और बाप भी करता था। मैं इसको सिंपल सी एक शॉर्ट सी स्टोरी से बताता हूँ कि एक बच्चा स्कूल में लड़ता है, घर आती है उसकी कंप्लेन कि बच्चा स्कूल में लड़ा है। उसकी वालदा जाके कहती है मेरा बच्चा गुस्से का बहुत तेज़ है। फिर गली में लड़ता है, सेम कमेंट देती है मेरा बच्चा गुस्से का तेज़ है। अच्छा, करते करते फिर उसकी शादी हो जाती है। उसकी वाइफ को भी कहती है कि मेरा बच्चा दिल का बड़ा अच्छा है लेकिन गुस्से का बहुत तेज है। अच्छा, वाइफ भी यही डाटा परसीव करती है, बच्चों में भी यही ट्रांसफर कर देती है कि आपके बाबा जो हैं दिल के बड़े अच्छे हैं लेकिन गुस्से का तेज है। अब बाय डिफॉल्ट वो बच्चा गुस्से का तेज नहीं था, इस लेबल ने उसे गुस्से का तेज बना दिया। इसके ऊपर मैं बात करूंगी। हमारे साथ कॉलर्स हैं। साइमा है, अस्सलाम वालेकुम, पाकपतन से। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हुमायूं? हलीमा क्या हाल है आपके? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हुमायूं को मुझे पता है आप लोग याद कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह कल आ जाएंगे। जी इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने जल्दी लेके आए। आपके डॉक्टर साहब को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जी, मेरा मसला ये है कि माँ तो सभी कहती है बच्चे बड़े खूबसूरत है, बस मेरी एक माँ से छोटी सी शिकायत है, सभी माँ से, मैं खुद भी एक माँ हूँ। क्या जब क्या? किसी के घर में मेहमान जाते हैं ना तो जो बच्चे तोड़ फोड़ करते हैं, और माँ कह रही थी कोई नहीं बच्चा है, अच्छा कर लेता है। भाई अगले बंदे का नुकसान कर दिया और अपने बच्चे का आपने ये फेवर कर दी कि बच्चा है। यार मुझे ना बड़ी खुशी होती है, मेरे कॉलर्स भी मेरे जैसे ही हैं, वरना कोई फजूल लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो बात ये, चलो बच्चों को आप किसी के सामने नहीं डाल सकते ना, अलग लगा बैठाए, उसको कंपनी दे, समझाए कि अगर अपने घर में नुकसान करते हो ना तकलीफ होती है, किसी के नुकसान की भी यही तकलीफ होती है। और सारी उम्र एक ही चीज चल रही है कि फलां का बच्चा आया मेरे गुलदान तोड़ के चला गया, फलां का बच्चा आया उसने नहीं गुलदान तोड़ के नहीं गया, मेरे जहेज की प्लेटें तोड़ के चला गया। मनहूस ना हो तो बंदा सारी उम्र ये याद रखता है। मैं तो इसीलिए किसी मेहमान के सामने अपने जहेज की प्लेटें निकालती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ नो, ये नहीं मैं निकालती। पता जिनकी घर जाते वो कहते इसने मेरे इतने खूबसूरत कुशन थे, इसके बच्चे ने मेरे कुशन का सत्यानाश कर दिया। साइमा, अभी आपको रिसेंटली याद है कोई बच्चा आया हो जिसने आपका बड़ा नुकसान कर दिया हो? क्या नुकसान हुआ था? मैं तो भैया ऐसा बंदा हूँ कि बात मुंह पे कह देती हूँ, मेरे घर में मेहमान आते कब। अच्छा, बच्चे ने नुकसान कर दिया तो आपने फिर क्या कहा बच्चे को? माँ कह देती है ना नहीं बच्चा छोटा है, मैंने कहा जी बच्चा छोटा है लेकिन आपने तो उसको समझाना, थोड़ा समझा दिया करे। आप तो बढ़िया ना। जल्दी कोई मेहमान आता ना, वो बच्चा अपने साथ नहीं लेके आता, तो मुझे अपने कमरे की डेकोरेशन खराब नहीं करवानी होती। मैं अपने बच्चों को कमरे में नहीं
जाने देती हूँ, मैं कहती हूँ डेकोरेशन से। अच्छा मेरा डॉक्टर साहब से सवाल जी है, जी, डॉक्टर से सवाल है कि मेरे बच्चे को ना अंगूठा पीने की आदत है। चूसने की आदत है, ठीक है। हाँ जी, वो मैं ना सख्ती करती हूँ, जाहिर चीज है मैं दिल में कुछ होता है, लेकिन छोटा था बहुत प्यारा लगता था कि ये पीता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो 5 क्लास का स्टूडेंट है, जो उसके टीचर है वो भी क्या देते हैं, ये अंगूठा मुंह में लेके बैठा होता है, इसको समझाइए कैसे छोड़ेगा। मुझे ये बता दे कि इसको मैं किस तरीके से कहूँ कि ये अंगूठा छोड़ दे। ठीक है साइमा, मैं पूछती हूँ। अली है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से। जी वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है, ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अली, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरा क्वेश्चन सर से है, मैं खुद एक बच्चा हूँ लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स के हवाले से थोड़ी सी बात करनी है। कितने साल के बच्चे हैं अली आप? जी मेरी एज माशाल्लाह 22 ईयर्स है। माशाल्लाह, फिर तो बच्चे ही हैं। फिर पूछे सवाल। जी अब मेरा क्वेश्चन सर से ये है कि मेरा जरा संजीदा क्वेश्चन है कि हमारे पेरेंट्स जो हमें अक्सर कंपेयर करते रहते हैं कि फलानी का बेटा ये लग, फलानी का बेटा वो लग गया, उसकी 1.5 लाख की नौकरी है, उसकी 5 लाख की नौकरी है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। नौकरी अब मैं कर नहीं रहा, मेरा अपना कारोबार है, लेकिन मेरी माँ बाप की ख्वाहिश है कि नौकरी करो। अब मैं उनको कहता हूँ कि जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं वो नौकरी वाले नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं फलाने का बेटा, पुप्पो का बेटा इंजीनियर है, वो बाहर चले गया, उसकी इतनी सैलरी है, हमारे भी पास ये हो वो हो। तो इसके लिहाज से मैं सर से थोड़ी सी बात करना चाहता था कि क्या उनको ऐसे करना, कंपेयर करना ठीक है या नहीं ठीक है? अली आप क्या बिजनेस करते हैं? अगर आप माइंड ना करें तो मैंने पूछ लिया है। जी मेरा जो बिजनेस है वो पॉलीथाइलिन बैग्स का है, जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं उनका है, और ये जबरदस्त अली, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह बहुत कामयाबी देगा, और आपके जो पेरेंट्स हैं वो एक टाइम आएगा जब आप पे बहुत प्राउड होंगे, जब सबकी नौकरियां चली जाएंगी और आप अपना बिजनेस कर रहे होंगे, तो फिर ऐसे ही होगा। क्योंकि टाइम, मेरा क्वेश्चन एक ये भी है जी कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, नौकरी करना बेहतर है या बिजनेस करना ही बेहतर है? ठीक है अली, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, नौकरी करना बेहतर है या अभी डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, आपके सर्कमस्टांसिस क्या है। एक बंदे के पास बिजनेस के लिए अगर रेवेन्यू नहीं है, नहीं वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं पाकिस्तान के जो हालात हैं, कभी भी आप जाते हो आपको कह दिया जाता है किसी कल से आपको आने की ज़रूरत नहीं है, अपना मुखड़ा ना दिखाएं, घर बैठे आप। तो उन हालात में बिजनेस करना अच्छा है या फिर आप नौकरी? डेफिनेटली बिजनेस के देखें अपने बेनिफिट हैं, और बिजनेस में आप और अपॉर्चुनिटीज दूसरों के लिए क्रिएट करते हैं, आप यानी देने वाला हाथ बन जाते हैं। ठीक है, वो उनको जवाब मिल गया। अब आपने बताना है कि पेरेंट्स जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं किसी ऐसे बंदे के साथ जो नौकरी कर रहा है। अच्छा, उसमें यह है कि ये बच्चा इस कंपैरिजन को ना एक्सेप्ट ना करे, इसको अपने माइंड में स्पेस ना दे, अपने काम पे फोकस रखे, अपने बिजनेस को एक बड़े डायमेंशन में लेके जाने के लिए अपने गोल सेट करे, और एक टारगेट, एक टाइमलाइन सेट कर ले कि 5 साल बाद मैंने इस लेवल पे पहुंचना है, जो भी काम है उसको मैंने फैक्ट्री के लेवल तक लेके जाना है या उससे भी आगे लेके जाना है, ताकि फिर सब इसकी मिसालें दें। बिकॉज जब आप सक्सेसफुल होते हैं ना, फिर लोग आपकी एग्जाम्पल कोट करते हैं, फिर लोग उस कंपैरिजन को भूल जाते हैं। ठीक है, अभी इसको फोकस रखना चाहिए अपने काम पे, उस कंपैरिजन को अपने माइंड में बिल्कुल भी स्पेस ना दे। बिकॉज अब वो पेरेंट्स के माइंड पैटर्न बने हुए हैं, सोसाइटी से, एनवायरनमेंट से उनको वो डाटा मिल रहा है, उनको चेंज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो बेहतर है कि सिंपल टास्क है कि अपने काम पे फोकस करें। ठीक है जी। हाँ जी, सवालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इवन मुझे अब याद भी नहीं है। आपको याद है सवालात? बस कुछ याद है, क्विज होने वाला है आपका, चलें फिर जवाब देना शुरू करते हैं। अच्छा, एक तो एग्रेसिव वाला हमने कर लिया था। डिसिप्लिन के लिए आपने इन्वायरमेंट बनाना है, डिज़ाइन करना है इन्वायरमेंट को, और आप खुद ऐसा रोल मॉडल है। छोटे बच्चे के रिफ्लेक्सिव न्यूरॉन बड़े स्ट्रांग होते हैं, जैसा आप कर रहे हैं वैसे ही वो करेगा। अगर आप खुद मोबाइल, अगर आप खुद मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो यूज़ ना करे, तो वो तो करेगा, बिकॉज वो डाटा देख रहे हैं। सो आप डिसिप्लिन हैं तो बच्चा डिसिप्लिन होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो डिसिप्लिन के लिए आपने इन्वायरमेंट डिज़ाइन करना है और एज अ रोल मॉडल अपने आप को डिसिप्लिन अप्रोच में पेश करना है। ठीक है, हुमा जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हुमा। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अलीमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हुमा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल था। जी जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, डॉक्टर बना दी। जी मेरी बच्ची है ना 5 ईयर ओल्ड है। अब जैसे वो स्कूल से आती है या ऐसा होता है कि वो है ना घर में ही होती है, जरा सा जैसे नॉर्मल है हमारा एसेंट होता है ना, उसके अलावा उसे से फील होता है जैसे अब स्कूल से आई है, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम गुड़िया कैसी हो? मम्मा आपने तो गुस्से में बात करी है, मैं नहीं बात कर रही। फौरन नाराज हो जाती है, हर चीज पे हाइपर यानी कि एक किस्म के हो जाती है। हाँ, नूर तो इतनी प्यारी है हुमा, आप नूर के बारे में बात कर रही हैं, मेरा दिल टूट गया ये बात सुन के।
नहीं नहीं, वो है बहुत प्यारी, वो सबकी प्यारी है, जहाँ पे भी जाती है फौरन बड़ों को छोटों को दोस्त बना लेती है, फ्रेंडली है। पर वो घर में मम्मा बाबा के साथ ऐसा करती है। जैसे अभी स्कूल से आई है, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम गुड़िया कैसी हो, मम्मा आपने तो गुस्से में बात करी है, मैं नहीं बात कर रही आपसे, फौरन नाराज हो जाएगी, मैं कुछ नहीं बता रही, इस तरह। तो वो उसका जैसे ये बिहेवियर किस वजह से, अकेली है या उसे बहुत प्यार मिल रहा है या पता नहीं वो क्या चाहती है, जैसे ये उसका बिहेवियर हमें समझ में नहीं आता। हुमा मैं ये पूछना चाह रही हूँ, वो ये सीरियसली करती है नखरे में करती है? कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा नखरे में, नखरेलू होता है ना, दोबारा से मुझे उठाए या, अब ये चीज तो अच्छी नहीं है ना। और ऐसे तो वो आगे बड़े होके भी इसी तरह की बिहेवियर उसका हो जाएगा। तो फिर मैं भी कहती हूँ अच्छा चलो ठीक है नहीं बात करो, फिर थोड़ी देर बाद खुद ही आकर कहेगी मम्मा सॉरी। तो इस तरह यानी कि उसे दिल में भी थोड़ा सा एहसास तो होता है, पर ये वाली चीजें वो अक्सर कर जाती है कहीं पे भी, जैसे बाबा आपने गुस्से में बात करी, मम्मा गुस्से में बात करी, मैं नहीं बात कर रही। तो ये क्या रीजन है इसकी? ठीक है हुमा, मैं पूछती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वैसे नूर जो है माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, हमें कॉल भी करती है अक्सर, तो इंशाल्लाह अभी छोटी सी ठीक हो जाएगी। हम लोग यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जल्दी से जवाब आतेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों के बिहेवियर और पेरेंटिंग के हवाले से। तानिया का जो सवाल था वो ये कह रही थी कि मैं बच्ची को मना भी करती हूँ चीज़ों से, सब कुछ करती हूँ, लेकिन और बहुत सारे लोग हैं जो उसको आके शय देते हैं और उसके सामने मुझे भी ये कहते हैं कि इसे मना मत करो। तो बच्ची के जहन पे फिर क्या असर पड़ेगा कि भाई माँ की कोई अहमियत नहीं है या माँ जो है वो उसको डांट नहीं सकती है, उसको कुछ समझा नहीं सकती। तो उस सिचुएशन में अब तानिया को क्या करना चाहिए? देखिए उसमें उसे इनडायरेक्ट मोड में शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है। अभी वो डायरेक्ट मोड में बच्ची को समझा रही हैं और सबके सामने समझा रही हैं। अच्छा। रेजिस्टेंस आ रही है, सब कह रहे हैं कि इसे ना समझाएं, इसे ना डांटें। डांटने का वर्ड जो है इसको रिप्लेस कर दें। अच्छा ठीक है, इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन करें, बच्चे से सवाल पूछें, आस्किंग मोड में जाएं कि बेटा ये जो काम है ये ठीक है या नहीं। बिकॉज जो आस्किंग है ना, पूछना सवाल, आप सीरत का मुताला करें, आप फिलोसफर्स को पढ़ लें। सुकरात कहता था मैं किसी की ज़िंदगी तब्दील नहीं कर सकता, उसे सोचने पर मजबूर कर सकता हूं। ज़रूर कर सकता। अब जो सोचने पर मजबूर करना है ना, ये पेरेंट्स भी कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछें। अच्छा, इनडायरेक्ट मोड पे जब आप शिफ्ट होंगे तो रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। बिकॉज जब हम डायरेक्टली देखें, बच्चे की भी एक सेल्फ इमेज है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप सबके सामने बच्चे को डांटते हैं तो वो मजरू होती है, बच्चा रेजिस्टेंस में चला जाता है, सम टाइम उसकी जिद एक्टिव हो जाती है, और जिद एक्टिव होती है तो वो काम उतनी ही इंटेंसिटी से फिर करता है। अब आपको पता है कि आपके घर में जब आप बच्चे को डांटते हैं तो बाकी सब आपको रेजिस्ट करते हैं, तो आपको सबके सामने डांटना नहीं है, आपने इनडायरेक्ट वे में उसको बाद में समझाना है। लेटर ऑन आपने उससे सवाल पूछना है, उस मेमोरी को रिकॉल करना है और क्वेश्चन पूछना है, ताकि बच्चा उसके सोल्यूशन बताए आपको कि नहीं मुझे मामा इस तरह करना चाहिए था या मामा मुझे इस तरह करना चाहिए था। ठीक है, तो इस वे में आप बच्चे के बिहेवियर को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर। ठीक है जी, हमारे साथ जाहिदा अमीर है चकवाल से। अस्सलाम वालेकुम जाहिदा आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हलीमा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। आज हुमायूं नहीं है तो सेट सुना लग रहा है, पहले आप नहीं थी आज वो नहीं है। हाँ, हम दोनों में से कोई भी नहीं होता तो ऐसा होता है वाकई। हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। और आपके गेस्ट जो आए हैं ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। यस, क्योंकि बेसिक रोल मॉडल ही आजकल माँ बाप ही हैं। क्योंकि माँ बाप आजकल के जो माँ बाप है ना, बच्चों को सही गाइड नहीं कर रहे। जो हम माँ बाप थे, हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छा पाला है। अब आप देखे मेरे घर में मेरे 2 पोते, एक 6 साल का है और एक 1.5 साल का है। यकीन करें जो मेरा बड़ा वाला पोता है वो इतना जिद्दी है, इतना, उससे मैं इतना अच्छी तरह बोलती हूँ, और माँ और उसका तो हमेशा आपस में लड़ाई ही रहती है। तो फिर मैं उसके सामने तो उसको, उसकी माँ को नहीं कुछ कहती, फिर बाद में मैं बच्चे को भी समझाती हूँ और उसकी माँ को भी कि इसको इस तरह अगर ये जिद करता है तो आप जिद ना करें। तो मतलब यही बात बताने का कि माँ बाप को रोल मॉडल बनना चाहिए। क्योंकि बच्चा तो फितरी तौर पे मुसलमान पैदा होता है, उसको आगे जो उसकी तरबियत होती है, माँ बाप उसको अगर हिंदू के घर पैदा होगा हिंदू बनाएंगे, मुस्लिम के घर पैदा मुसलमान बनाएंगे। तरबियत तो माँ बाप ने अच्छी करनी है। तो आजकल जो ये मोबाइल का दौर आ गया है, मोबाइल में माँ बाप घुस गए, बच्चे आगे आके मोबाइलों के पीछे बच्चे भी लग गए हैं, तो माँ बाप कुछ सही तरबियत नहीं करे। तो मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मेरा जो बड़ा पोता है 6 साल का है,
उसको खेलने का इतना शौक है कि वो मुझे भी साथ, मैं रात को 10-11 बजे तक उसके साथ बैट बॉल खेलती हूँ। बस उसकी एक ही जिद होती है कि मैंने खेलना है। हाँ। अम्मी जी मैंने आपके साथ खेलना है। मैं उसको बताती बेटा मुझे, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे इस तरह सांस फूल जाए। नहीं नहीं अम्मी आप मेरे साथ वो बहुत करता है। फिर ये है कि अगर जो बच्चे की वो आप देखो ना कि वो किस राह पे चलता है, उसके साथ उसी रास्ते पे चले आप। अगर वो जिद कर रहा है तो उसके साथ आप जिद ना करें, बाद में उसको आप प्यार से समझाएं तो वो समझ जाएगा आराम से, क्योंकि वो अभी छोटे हैं बच्चे तो समझ जाते हैं। जिस रास्ते पे माँ बाप चलाएंगे माँ बाप वो उसी पे चलेंगे, और रोल मॉडल माँ बाप को ही बनना है। तो फिर बेचारे दादी दादा वो कसूरवार बन जाते हैं। जैसे मैं अब यंग दादी हूँ और दादा भी यंग है, तो अब बच्चों को, मैं अपने बच्चों को पिटता नहीं देख सकती क्योंकि वो मेरे छोटे बच्चे हैं। तो माँ जायदा आंटी मेरी बात सुने, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। ठीक है, आपने उनको जब वो छोटे थे आपने कभी उनको मारा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं मारा? बिल्कुल भी नहीं। ये आप अम्मी वाली स्टेटमेंट दे रही है या ये आप खुदा को, अल्लाह मियाँ को हाजिर नाजिर जान के स्टेटमेंट दे रही है? क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, अम्मी अब्बू कहते हैं हम तो इनको कभी कुछ कहा ही नहीं, हमने तो इनको कभी कुछ कहा नहीं। बच्चे पिट के बड़े हो रहे हैं और अम्मी अब्बू बड़े होने के बाद कहते हैं हमने तो उन्हें हाथ ही नहीं लगाया कभी। नहीं बेटा, बात सुने, जिस दौर में हमने बच्चों को पाला है ना, हाँ, वो हमने बहुत अच्छा पाला, क्योंकि हमारी ये बात सही है, ये बात सही है। बच्चे बहुत अच्छे पले हैं पिछले दौर के, आजकल के बच्चे थोड़े, क्योंकि हमारे पास मोबाइल नहीं थी, हमारे पास इतनी वो अवेयरनेस नहीं थी, फैसिलिटीज नहीं थी। बस इस दौर में फैसिलिटीज ज्यादा आ गई है, अवेयरनेस ज्यादा आ गई है। बच्चियां पढ़ी लिखी होके भी वो वाला रोल नहीं अदा कर रही जो करना चाहिए उनको, पढ़े लिखे होकर भी। बस उनको मोबाइल के साथ बस अपनी लगा ली है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही। बस मेरा यही था कि रोल मॉडल माँ बाप को ही बनना पड़ेगा। ठीक है जायदा आंटी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमारे साथ एक और कॉलर भी है, मुझे समझ नहीं है उनका नाम, मियाँ इरफान है जी। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? और आपने काफी अर्से बाद कॉल की है। बस मसरूफियत, कुछ क्लिनिक पे जाना पड़ जाता है। जी क्या पूछना सारा कुछ जो है ना, बहुत अच्छा सारा कुछ बता रहे हैं। बेसिकली अब मैं डॉक्टर साहब से इस चीज जानना चाहूंगा कि जैसे अब मैं भी अमूमन ऐसे डिबेट में या पेरेंट्स अपने बच्चों को मेरे पास लेके आते हैं, तो सबसे पहली चीज मैंने कहते हैं कि खुद रोल मॉडल बनो, क्योंकि अगर आप चाहे छुप के भी, तो फितरत में जो चीज होती है ना वो तो जाहिर होनी है ना। तो जो अगर एक बतख के बच्चे को आप 10 साल भी मुर्गी के बच्चों में रखोगे, लेकिन जो ही पानी के सामने जाएगा वो पानी में चला जाएगा, वो मुर्गी की तरह नहीं करेगा। तो इसलिए पेरेंट्स या खुद को अच्छा रखेंगे अपने पेरेंट्स के साथ। मिसाल के तौर पे मेरे अगर अपनी वालदा मुझे डांटती है ना, तो मैं खामोशी से सुनता हूँ, जो कहती हैं कोशिश होता है फटाफट कर लूँ। तो मिसिस को एक ही बात कहता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ कि मेरे बच्चे भी तेरे साथ ऐसे करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मेरा ये कितना जो है ना इफेक्ट होता है अपनी एक, मैं डॉक्टर से ये पूछना चाह रहा हूँ, पेरेंट्स को कितना ये इफेक्ट होता है अपने बच्चों पे कि रोल मॉडल बन के कैसे होना, और वैसे उनको समझाना कितना फर्क होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच मियाँ साहब फॉर कॉलिंग। एहतशाम है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एहतशाम आप कैसे हैं? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। जी मैंने कर दिया। अच्छा, मेरा क्वेश्चन सर से ये है कि हम 2 भाई हैं। अच्छा। और हमें जो भी काम कहना होता है ना, मेरे घर वालों ने हमेशा मुझे कहते हैं, जो मेरा बड़ा भाई है उसको कुछ कहते नहीं है, वो बैठे रहते हैं। कोई काम हो घर का मुझे कहना है, मैं अक्सर घर वालों को कहता हूँ कि मैं कहीं मुझे लेके तो नहीं पाला। चाइल्ड लेबर हो रहा है ये, इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। चाइल्ड लेबर है। हाँ जी। हाँ, फिर इसके अलावा मेरा एक और क्वेश्चन भी है कि मेरे बड़े भाई को कहीं बाहर जाना हो, कहीं मरी घूमने जाना हो, उसको इजाजत मिल जाती है। मैंने एक घंटे के लिए कहीं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना हो तो मेरी अम्मी मुझे इतना मारती है, मैं क्या बताऊं। एहतशाम आप कितने साल के हैं? मैं 18 साल का हूँ। 18 साल का हूँ। 18 साल का हूँ। अच्छा ठीक है। और बड़े भाई कितने साल के हैं? बड़ा भाई 20 साल का है। अच्छा ठीक है एहतशाम, मैं पूछती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, एहतशाम को मार पड़ रही है और बड़े भाई को नहीं पड़ रही है, क्या मसला है? अम्मी अबू के साथ कोई मसला है, या बड़े भाई के साथ मसला है, या एहतशाम के साथ मसला है? पूरे एनवायरनमेंट में मसला एहतशाम ने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां कबूल की, रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर इसका एक्टिव है,
जो बड़ा भाई है वो एक्टिव नहीं है, तो ज़ाहिर है कि पेरेंट्स का रुझान इसकी तरफ है। और छोटे होने की वजह से कुछ पेरेंट्स जो है, जो बच्चा छोटा होता है बेशक वो ज़िम्मेदार है, उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, उस पर ज़्यादा पाबंदियाँ लगाते हैं। तो ओवरऑल अब बाकी सिचुएशन इनके घर की ये बेहतर जानते हैं, बट छोटे होने की वजह से इस पर पाबंदियाँ ज़्यादा हैं। और ये इसकी बाय नेचर जो फितरत है ना, वो रिस्पॉन्सिबल वाली है। ये छोटे छोटे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उसको अच्छे से करता है, जिसकी वजह से घर वाले से ही सारे काम कहते हैं। ठीक है जी। और उससे पहले जो सवाल थे मैं भूल गई हूँ, आपको मैंने ब्रेक में याद कराए थे। जी, मियाँ साहब ने जो सवाल किया था वो ये किया था कि पेरेंट्स एज अ रोल मॉडल हैं। डेफिनेटली पेरेंट्स रोल मॉडल हैं। जायदा आंटी का भी यही बात थी तकरीबन, बिकॉज जो आप करते हैं ना, जो आप करते हैं बच्चे भी वही करते हैं, बच्चे वो देख रहे हैं। बिकॉज बच्चों की आंखें कैमरा है, वो रिकॉर्डिंग हो रही है। जैसे मैंने इंग्रेडिएंट्स की बात की थी, तो आपकी सेंसेस से जो डाटा आ रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है। हर दिन का डाटा, हर इवेंट का डाटा, हर गुस्से का डाटा, हर इखलाक के अच्छे लेक्चर का डाटा, हर वो कन्वर्सेशन जो आपने अच्छी की वो रिकॉर्ड हो रही है। आपने अपने रिश्तेदारों के लिए कैसी लैंग्वेज यूज़ की वो रिकॉर्ड हो रही है बच्चे के माइंड में। बच्चा ना चाहते हुए भी उस डाटे को यूज़ करता है अपने बिहेवियर में। वो रिफ्लेक्शन, जैसे मैं जब किसी के साथ बात करता हूँ तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, डिफाइन लाइफ, जिंदगी क्या है। अब उसके माइंड की पूरी रिफ्लेक्शन आ जाती है। अगर वो गिले शिकवे कर रहा है, इसका मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, डिफाइन पीपल, लोगों को डिफाइन करें। अब लोगों के बारे में उसकी क्या परसेप्शन है, उसके माइंड की पूरी रिफ्लेक्शन मेरे सामने आ जाती है। सो लैंग्वेज हमें बताती है कि इस पर्सन के माइंड पैटर्न कैसे हैं। अब पेरेंट्स की अगर लैंग्वेज, पेरेंट्स का बिहेवियर घर में पॉजिटिव है, वो केयरिंग है, सबके साथ मिल के चलते हैं, डिसिप्लिन्ड है, मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के सामने नहीं करते, तो डेफिनेटली बच्चे अच्छा, भी लेकिन मेहताब कभी कभी ऐसा होता है पेरेंट्स इतने ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं कि उनके बच्चे बिल्कुल ही केयरिंग नहीं होते। वो बिल्कुल ही छुट्टी हुई अजीब मखलूके बने हुए होते हैं। पेरेंट्स जो हैं वो मैंने कभी कभी देखा है कि पेरेंट्स इतना काम करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं कि उनके बच्चों को काम करने की आदत ही नहीं होती। बिकॉज वो बच्चों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालते, उनको डिपेंडेंट रखते हैं, उनकी इंडिपेंडेंसी के फ्रेम को एक्टिव नहीं करते। देखें, आप बच्चों पे, छोटे बच्चों पे जिम्मेदारियां डालना शुरू करें। मुझे याद है कि मैं जब छोटा था तो मेरे वालिद साहब कुछ मंगवाना होता था, मुझे भेजते थे, सिस्टर्स को भेजते थे, मैं जाता था। अच्छा, वो बचपन से एक जिम्मेदारी का एहसास आ गया। तो मैं बीएससी में था तो तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया। बिकॉज मेरे माइंड में वो जिम्मेदारी का फ्रेम जो है वो एक्टिव हो चुका था। मुझे पता था कि चीज़ें मेरे पास सारी अवेलेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे खुद कुछ करना है। तो आपने बच्चे पे जिम्मेदारी डालनी है। अच्छा मेहताब, बहुत सारे लोगों ने बात की, जायदा आंटी ने बात की कि हमारे ज़माने में तरबियत जो है वो बेहतर हुआ करती थी क्योंकि ये डिवाइसेस और ये चीज़ें मौजूद नहीं होती थी। आजकल भी मैं देखती हूँ, मेरे कुछ कज़न्स ऐसे हैं जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं और उनके बच्चों का जो बिहेवियर है, एक ओवरऑल बिहेवियर की मैं बात कर रही हूँ, वो हमारे बच्चों से मुझे बेहतर लगता है। उसकी रीज़न ये है कि पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है कि फ़लाँ इतने आधे घंटा डिवाइस यूज़ करनी है, 1 घंटा टीवी देखना है, इसके बाद आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं है, आपने आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी है, ये आपने करना है, या कुछ भी करें आप, लेकिन आपने डिवाइसेस यूज़ नहीं करनी। एक मेरी कज़न है जिसकी बच्ची को पैदा होते ही कोई इस तरह का मसला हो गया, विजन उनका आधे घंटे बाद अगर वो टीवी देखती रहे तो वो ब्लर हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्क्रीन टाइम कर ही नहीं सकती, वो बच्ची कर ही नहीं सकती। वो बच्ची जब यहाँ आती है वो इतनी फ्रेंडली है, वो उसका बिहेवियर इतना अच्छा है। यहाँ के बच्चे हाइपर एक्टिव, एक गुल गबाड़ा, सब कुछ डिंगा मुश्तियाँ, दूसरे से चीज़ें छीनना। क्या ये सारी चीज़ें इस वजह से हैं कि हमारा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो चुका है और माएँ भी अपने आप को वो समझती हैं, मैं ये कहना नहीं चाहती माएँ सब बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ माएँ जो हैं वो अपने सर से भी उतारने के लिए कि अच्छा चलो थोड़ी देर हमें भी सुकून का मिले, ठीक है लगा रहे 2-3 घंटे देखता रहे डिवाइस, तो चलो सही है। देखिए, हम बेसिकली बच्चों की जो थिंकिंग पैटर्न है ना वो माइक्रोवेव पे शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे मैं कहता हूँ माइक्रोवेव थिंकिंग पैटर्न। जैसे हम रील्स देखते हैं, शॉर्ट क्लिप्स देखते हैं, अब हमारा माइंड पैटर्न ऐसा बन गया कि कम हो गया और हम हर चीज़ में जल्दी करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर हाइपर एग्रेसिवनेस और इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं। अच्छा, पहले दौर की पेरेंटिंग इसलिए बेहतर थी कि उसमें क्वालिटी टाइम मिल रहा था, डिवाइसेस नहीं थी, पेरेंट्स के पास टाइम होता था, पेरेंट्स बच्चों के साथ टाइम गुजारते थे। आज के दौर में हम क्वालिटी टाइम नहीं देते, जो सबसे मिसिंग पी है, यानी कि पजल का मिसिंग पी जो है ना, हम क्वालिटी टाइम नहीं देते। ठीक है, जब आप बच्चे को क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे, आप अपने काम पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, फिर आप मोबाइल देख रहे हैं। मैं ऐसे अपने दोस्तों को जानता हूं कि पूरा दिन काम पे रहते हैं, जब आते हैं तो उनका पैटर्न होता है कि वो रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये मेरा मी टाइम है। हाँ, ये तो मैं अपने लिए गुजारूंगा। अच्छा, अब बच्चा जो है वो फील कर रहा है।
अब बच्चा क्योंकि उसके माइंड में इतनी एनर्जी है, उसने कहीं ना कहीं निकालनी है, वो काम तो नहीं कर रहा। अगर बच्चा स्कूल गोइंग नहीं है तो उसने वो कहीं ना कहीं एक्टिविटी में निकालना है। अब एक्टिविटी के लिए उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई उसको बाहर नहीं लेके जा रहा, कोई उसके साथ इंगेजमेंट नहीं कर रहा। जैसे मैंने काफ़ी टाइम पहले घर में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, मैंने कहा लूडो ले आए, कैरम ले आए, ताकि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ जाए, हम डिवाइस फ्री हो जाए। ठीक है, मैं कल एक किताब में पढ़ रहा था कि आप अपने घर में डिवाइस फ्री जोन इंट्रोड्यूस करवा दें, यानी इतने टाइम से इतने टाइम तक डिवाइस फ्री जोन है, उसमें आपने बातचीत करनी है, उसमें आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, आप कलरिंग कर लें, पेंटिंग कर लें, लूडो खेल लें, चेस खेल लें, यानी ऐसी गेम खेलें जिसमें आप एक दूसरे को क्वालिटी टाइम दे सकें। बिकॉज जब आप क्वालिटी टाइम देते हैं तो आप कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो क्वालिटी टाइम भी अब ये हो गया है ना कि सारे बैठ के टीवी देख लो। अच्छा देखें, टीवी में भी देखें, टीवी आप देख रहे हैं, हर पर्सन की एज डिफरेंट है, वो अपने परसेप्शन डिफरेंट क्रिएट करेगा। अब छोटा बच्चा है, आप उसके साथ बैठ के ड्रामा देख रहे हैं, उसकी प्रोग्रामिंग आप गलत कर रहे हैं। आप उसको कम एज में मैच्योरिटी का डाटा दे रहे हैं। तो टीवी क्योंकि आपके पास एक जर्नल सब्जेक्ट आ जाता है, उसमें आप जो डाटा बच्चे को दे रहे हैं वो बच्चे के लिए नहीं है, तो आपने ऐसी एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है ताकि बच्चे की एज का डाटा उसे दें। याद हमारे दौर में जब हम छोटे थे तो वालिदैन बहुत सी ऐसी बातें हमारे सामने नहीं करते थे। मुझे आज भी याद है कि टीवी पे जब कोई मूवी चल रही होती थी तो कोई भी ऐसी चीज़ होती थी तो वो कहते थे बच्चे बाहर चले जाएं। आज के दौर में क्योंकि एक्सपोज हो गई हैं चीज़ें, तो बच्चे को आपने कौन सा डाटा देना है ये इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको क्वालिटी टाइम चाहिए और डिवाइसेस की मैनेजमेंट चाहिए कि आप बच्चे को दिखाना क्या चाह रहे हैं। मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए कुछ गेम्स इंस्टॉल किए हैं जो कॉग्निटिव लेवल पे बच्चे की ग्रोथ करती हैं। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कहीं पे कलरिंग है, कहीं पे कोई शेप्स हैं, उस एज के अकॉर्डिंग मैंने डिज़ाइन किया। अब ये पूरा काम होमवर्क है पेरेंट्स के लिए, सिर्फ डिवाइस पकड़ा देना नहीं है। फिर आपने कोई रिकमेंडेशन आ रही है, क्योंकि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बच्चा किसी चीज पे क्लिक करता है, बच्चे को नहीं पता, वो नादान है। अब एआई उसी से रिलेटेड डाटा बच्चे को दिखाना शुरू कर देगा। अच्छा, एड्स की सूरत में वो डाटा आएगा, बच्चा क्लिक कर देगा, अब बच्चा वहां पे डाइवर्ट हो सकता है। तो आपने डिवाइस को रिस्ट्रिक्टेड करना है, मॉनिटर करना है कि बच्चा अनऑथोराइज डाटा तो नहीं देख रहा। ठीक है। थैंक यू सो मच मेहताब साहब फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको इंशाल्लाह दोबारा भी बुलाएंगे जब हुमायूं आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो मेरे और हुमायूं दोनों के दिल के बहुत करीब है, और बहुत सारी इस पे और बातें हो सकती हैं, बहुत सारी डिस्कशन जो है वो इस पे और हो सकती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि कुछ ऐसा पहले घर का अनफॉर्चुनेटली यूपीएस ख़राब हो गया, तो वो 1 घंटा रात का हम लोगों ने सबने साथ गुजारना शुरू कर दिया और बाहर बैठना शुरू कर दिया। तो लिटरली कुछ दिनों के बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि शायद यूपीएस ना ठीक कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि ये वो टाइम होगा जो हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। तो उस टाइम आपको पता लगता है कि आप पूरे दिन का कोई भी ऐसा वक्त नहीं है जो एक दूसरे के लिए निकाल रहे हैं। थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए निकालें, चीज़ें बहुत सारी बेहतर हो सकती हैं। आप बहुत इनपुट दे सकते हैं, उनसे बहुत इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे और गेस्ट, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहे। जी वेलकम बैक टू द शो। पिछले दिनों हमने एक शो किया था, उसके बाद हमारी बहुत ही ज़्यादा प्यारी एक मेहमान थी जो पहले आ चुकी हैं और बहुत ही मज़े के खाने बना के हमारे लिए लेके आई थी। उनका मुझे मैसेज आया और उन्होंने मुझे कहा कि आपको याद है कि मैंने जो है आप लोगों को बताया था कि मैं भी ये काम करती हूँ। तो मैंने कहा मुझे याद तो है, लेकिन उसके बाद आपने मेरे से कॉन्टैक्ट ही नहीं रखा। तो उन्होंने मुझे जब अपना पेज भेजा तो मैं हैरान रह गई उनकी चीज़ें देख के, उनकी कलेक्शन देख के। उनके हाथ में इतनी नफासत है। जाहिर है जब आप किसी के हाथ का खाना खाते हो और वो परफेक्शन पे होता है तो आपको पता तो होता है कि ये बंदा सुगड़ है। और इनके घर वाले जो है ना, इनके सुगड़ापे से भी तंग हो गए, क्योंकि कुछ लोग वाकई होते हैं जिनके सुगड़ापे से उनके घर वाले तंग आ जाते हैं। तो देखिए, मुझे ये नहीं पता था कि वो इस कदर सुगड़ हैं कि उनके घर में हर चीज़ में उनकी एक झलक है और उनका जो हाथ की सफाई है वो हर चीज़ में नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे सामने पड़ी हुई हैं ये उन्होंने अपने हाथ से बनाई हैं और
बहुत पेंटिंग करती हैं, इस तरह के छोटे छोटे चीज़ों पे बनाती हैं, घर में जो सर्विंग प्लेट्स होती हैं, जो सर्विंग डिशेस होती हैं, उनके ऊपर चीज़ें बनाती हैं, पॉट्स पे चीज़ें बनाती हैं, गमलों के ऊपर चीज़ें डिज़ाइन करती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। जब मैं उनकी तरफ कैमरा जाएगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा मैं किसके हवाले से बात कर रही हूँ। पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं हुमैरा जी, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच दोबारा से हमारे शो में आने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, याद रखा। थैंक यू सो मच। और इस दफ़ा तो हमजा भी साथ में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप? कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। हमजा जी हुमैरा जी के बेटे हैं और हमजा जब पहले आए थे तो हमारी बहुत सारी बातें जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड हुई थी, तो इस दफ़ा हमने सोचा कि उनको बुलाएं और आप लोगों से यहाँ भी बात कराएं। हमजा, आप जो हैं, मैं हुमैरा जी से हमारी ज़ाहिर है पहले भी बातचीत हो चुकी है और लोग उनको जानते हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप जो हैं वो अम्मा को बिज़नेस में कितना हेल्प करते हैं और वो कितना हेल्पफुल है, क्योंकि जो इस तरह की ख़वातीन हैं हमारी अम्मियों की जो एज की, वो उनके अंदर कोई हुनर होता भी है ना तो वो सोचती हैं कि ऐसा ना हो कि हम किसी को रखें वो हमें बेवकूफ़ बना के निकल जाए। तो बच्चों का अपने मदर्स को इस तरह से हेल्प करना, उनके बिजनेस में उनको गाइडेंस देना, अगर बच्चों में सेंस है बिजनेस की, वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस मैं खुद एक बिजनेस ग्रेजुएट हूँ, सो ऑब्वियसली बचपन से हमने जब से मामा को देखा है तो हमें ये पता था कि इनमें एक स्पार्क है। हाँ। लेकिन समटाइम्स आपको राइट प्लेटफॉर्म मिलता है, कभी नहीं मिलता। हाँ। तो वो चीज़ जब हमने देखी तो शुरू में कभी ये कहती थी कि लाइक बीइंग अ हाउसवाइफ इतने रिसोर्सेज नहीं है या नहीं है, तो हमने इनको कहा कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट फ्रॉम होम और आप कुछ ऐसी चीज़ करें कि लाइक केक्स पहले करती थी, केक से पहले ये हैंडमेड ज्वेलरी भी करती थी, देन शी केम टू रेज़न। तो इस तरह की चीज़ें हम साथ साथ आइडियाज़ देते गए। एंड बिजनेस एस्पेक्ट में ये है कि हम डायरेक्टली हेल्प नहीं करते, हम गाइड करते हैं। कुछ मटेरियल्स वगैरह चाहिए, कभी नेशनली इंटरनेशनली वो सोर्स करवा देते हैं। बाकी ये है कि मामा इज़ वन मैन शो, सो गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स वो लाजमी हमारी तरफ से है। बाकी ये सारा उनका खुद का काम। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ज़ाहिर है सारा नज़र भी आ रहा है, लेकिन आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आप जो हैं वो एक ऐसे बेटे हैं जो अपनी मदर को हेल्प कर रहे हैं कि उनको जिस भी चीज़ में ज़रूरत है। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं चीज़ें दिखाना शुरू करूँगी और हुमैरा जी आपने बताना है कि आपने उस पर कौन सा पेंट किया है, कैसे किया है, सब कुछ। सबसे पहले तो ये 2 अदद खूबसूरत तरीन शीशे हैं जो एक हुमायूं के लिए लेके आया गया था और एक मेरे लिए लेके आया गया था। ये पिंक कलर का है और ये ब्लू कलर का है कि हम लोग जो है वो हाथ में पकड़ के इनको दिखाएंगे आप लोगों को। इनके ऊपर हुआ हुआ है पेंट। पेंट नहीं है इनके ये क्या है? पेंट इनकी नीचे बेस पे पेंट है। ठीक है। ये वुडन बेस है। हाँ। बेस के ऊपर पेंट है। हाँ। और पेंट के ऊपर डिकोपाज कहलाता है, जो स्पेशल पेपर होता है, नैपकिन से भी होता है और इसके स्पेशल पेपर्स भी आते हैं। तो इसको वो पेपर से, जैसे कह लें कि आप टिश्यू पेपर जो होता है, ठीक है, नैपकिन उसको जो बोलते हैं, तो वो उसमें ये आते हैं, प्रिंट्स आते हैं। तो ये फिर उस पे चिपकाया हुआ है। हाँ जी, इसको इसकी स्पेशल ग्लू होती है। ग्लू करके इसको तो फिर इसको चिपकाते हैं, इसको 2-3 दफ़ा इसको सील करते हैं, फिर इसको सील करना पड़ता है। अच्छा, आपने ना इतने मुश्किल नाम लेने नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं जितना मर्जी मुंह टेढ़ा कर लूँ मेरे से नाम नहीं बोले जाएंगे। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसके ऊपर ये जो भी लगा हुआ है ना पेपर, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और आजकल इन चीज़ों का बहुत फैशन आ गया है। ये पहले चीज़ें होती थी वो जो हम नहीं देखते थे बचपन में, हमने शुरू किया था तो फलाना ढमकाना, उनमें चीजें होती थी। आजकल ये चीजें आना शुरू, लेकिन वो ये ना कि हमारे यहाँ अवेयरनेस जो आती है ना बहुत लेट पहुँचती है। अब ये है कि अब जो सोशल मीडिया है तो उसकी वजह से थोड़ा हो जाता है। पहले तो मुझे याद है कि जब मैं 7th क्लास में थी, मेरे फादर को बहुत था कि मेरी बच्चियों में ये चीज़ आए कि वो नई नई चीज़ें वो बुक्स ला के देते थे। उस वक्त तो मीडिया का कोई तो सबर नहीं था, तो वो बुक्स ला के देनी उन्होंने कि इन बुक्स में से देखें। हमने वो पिन वर्क का आर्ट किया, मकरामे किया, वो उस वक्त वो ज़्यादा इन थे, वो सारे काम हमने किए। कुकिंग का उस वक्त होता था। कसम उठा ले, मुझे नहीं पता ये क्या। अच्छा, मकरामे वो जो डोरियों से नहीं करते हैं, डोरी से बनाते हैं उसको, डिफरेंट चीज़ें उससे बनती हैं। उससे भी बहुत सारी। अच्छा, अब मुझे ना घरेलू चीज़ों का मुझे खुद बहुत शौक है, मुझे घर से जाने का बहुत शौक है और आपकी जो चीज़ें हैं ना वो देख के मेरी मामा कहती हैं जब उनको किसी चीज़ पे बहुत प्यारा आ रहा होता है कि मुझे कच्ची चढ़ रही है तो वो देख के ना मुझे हो रहा है। मैं एक एक करके उठाऊंगी, आपने बताते जाना है कि ये आपने कैसे बनाया है। ठीक है? ठीक है। ये खूबसूरत सी ट्रे है, ये सर्विंग ट्रे नहीं है, ये डेकोरेटिव ट्रे है। नहीं, सर्विंग भी आप कर सकते हैं, ये खराब नहीं होता।
फूहड़ यहाँ से लेके जाएगा तो उससे गिर नहीं जाएगा? नहीं, ये खराब ही नहीं होता, आप फेंक भी दें ये टूटेगा भी नहीं। ओहो, ग्लास इसके ऊपर कोई फूहड़ लड़की रखे और वो हाँ, यूं करके लेके तो जा रही हो, 2 ग्लास तो आप रखें और उसको पकड़ के रखें ग्लासेस को। तो ये फूहड़ों के लिए नहीं है, ये हुमैरा जी जैसी सुग्गर लड़कियों के लिए है। ये आपने कैसे बनाया? ये इसकी बेस जो है वही वुडन है और इसके ऊपर अपॉक्सी रेजन का काम किया गया है। और ये पहले से लगे हुए थे इसके नहीं, ये उसके तो ऊपर खुद लगाए हुए हैं, खुद लगाए हुए हैं, सब कुछ खुद लगाया हुआ है। हाँ, तो ये जो साइडों पे है इसके, ये वो जो पेबल्स होते हैं ना उनको तोड़ के तो वो इसको किया गया है। हाँ जी, हाय हाय हाय। और ये जो इसकी शेप है, ये इसी शेप में आप लेके आएंगे? कस्टमाइज कराना पड़ता है आपको खुद से। ये वो काम है जो हमजा करते हैं कि आपके लिए रॉ मटेरियल लेके आते हैं। हमजा, ये रॉ मटेरियल, ये जो वुडन है और ये इस शेप में कटा हुआ, ये आपने कहाँ से लिया है? इसके लिए कोई स्पेसिफिक वेयर हाउसेस होते हैं जो आप पहले ढूंढते हैं और फिर उनके पास जाके बनवाते हैं? तो ये वुडन तो इजी है कि मामा जस्ट मुझे एक डिज़ाइन बता देती हैं जो भी व्हाट्सएवर है। पहले तो हम लोकल नियर बाय कोई भी कारपेंटर, वुडन शॉप, अब हमारा एक है कारपेंटर अपना। अच्छा, मतलब आप एक मिल गया स्पेसिफिक। सो उसको हम बता देते हैं और वो जो भी शेप है वो कट आउट बना के दे देता है। बाकी रेजन जो है वो लोकली भी मिल जाता है, बट कुछ चीज़ें हैं, सर्टेन कलर्स, डस्ट, वो चीज़ें फिर कभी ऑनलाइन मंगवानी पड़ती हैं, कभी कहीं से मंगवानी पड़ती हैं। अच्छा, ये जो है ये एक ग्लास प्लेट है और इसके ऊपर रिवर्स वो मैंने काम किया है, जो वो मेरा डिकोपाच का काम है, जो मेरा उस पे मिरर पे भी है। तो रिवर्स का क्या मतलब? रिवर्स इसलिए कि वो जो है वो तो फ्रंट पे हुआ है, ठीक है, ये बैक से हुआ है। इसके अंदर आप कोई अपनी इसको हल्का फुल्का आप वॉश भी कर सकते हैं और इसके अंदर सर्व भी कर सकते हैं। ओके, मतलब इसको पानी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क। बैक से भी आप इसको हल्का फुल्का वॉश कर सकते हैं। पिछली साइड से बनाया है और ये क्योंकि कांच की थी तो अगली साइड पे उसका इंप्रेशन आ गया। बिल्कुल। ओके, वैसे तो ये आपने तो सजाने के लिए रखी जी है बिल्कुल, लेकिन आप इसमें सर्व कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि धोएंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये जो है ये आजकल बहुत इन है ये चीज़, ये भी इसमें जो है ना वो एक्सपेंसिव लगता है कि आपने कोई टी पार्टी एक्सपेंसिव सी की हुई है। फरहाद भी ये दिखाए ना लोगों को, ये कितना प्यारा है ये। अच्छा, ये आपने कैसे बनाया? ये भी वुडन है? ये भी वही वुडन बेस है और रेजन का इसके ऊपर काम किया गया है। और ये सारा जो है ये आपने हाथ से पेंट किया? नहीं, इसको ना डिफरेंट कलर्स के साथ, जैसे कहेंगे कलर्स के साथ आपको खेलना, लेकिन ये अपनी शेप खुद लेता है। ओके, मतलब अच्छा, इसके ऊपर आप क्या लगाती हो हुमैरा जी कि खराब ना हो? इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगता, यही अपॉक्सी जो है ना ये सेफ होता है, ये खराब नहीं होता, तो ये एक सरफेस बन जाती है। नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर अभी इसको कोई बंदा इसके ऊपर कुछ गिर जाता है, खुदा ना तो इसको आप वॉश कर आप इसको वॉश करें तो इसके कलर्स तो खराब नहीं होंगे। कुछ भी रीजन क्या होती है कलर्स खराब ना होने की? क्योंकि ये केमिकल है जो इसको कलर्स को अंदर वो कर देता है, पक्का कर देता है, सील हो जाते हैं। ओके, ये मतलब कलर्स ही इसके अंदर ऐड हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टल कलर होता है, तो इसके अंदर हम कलर मिक्सिंग करते हैं। अपनी जो हमने कलर्स बनाने हैं ना, अलग अलग कलर मिक्सिंग करते हैं, फिर उसको पोर करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, पोर करते हैं और फिर इसको थोड़ा बहुत हीट से करना पड़ता है, इसको करके और फिर इसको छोड़ देते हैं 24 आवर्स के लिए। फिर ये अपनी शेप कलर जो होते हैं ना, आपने मुझे बताना है कि आपका जो दिन है वो कितने घंटों का है? क्योंकि 24 घंटे में तो ये सारे काम नहीं हो सकते। ये भी सब कर रही हैं, घर भी सजा रही हैं, बच्चे भी बड़े कर दिए, उनके भी सारे काम कर रही हैं, खाना भी बना रही हैं, सास माँ आपकी जो सास हैं वो भी आपके साथ, बच्चों की जो दादो हैं वो भी साथ रहती हैं, उनकी भी टेक केयर कर रही हैं, मियाँ को भी खुश रखा हुआ है। कितने घंटे का दिन है आपका? मुझे नहीं पता चलता, गुजर जाता है। सारे खुश हैं आपके हर काम से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबसे अच्छी मेरी मदर इन लॉ तो बहुत मुझे अप्रिशिएट करती है। वो कहती है मुझे कोई छोटी सी भी चीज़ देखे ना मुझे बनाते हुए, कहती मुझे तो कोई 10,000 भी इसके दे ना, मैं तो कभी ना बनाऊं। कि आप इतनी मेहनत करती हो। मैंने कहा सही है। अच्छा, ये जो है ये मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या है? ये जो है ना, अच्छा उसमें मैंने वुडन बेस दी हुई है। ठीक है, ये जो है ये मोल्ड में बना हुआ है ये रेजन ही है। अच्छा, ये वुडन है ना? ये वुडन है, ये रेजन। हाँ, ये रेजन। और ये क्या है?
ये भी रेजन है। तो ये ये मोल्ड आपने में किस चीज के लिए बनाई है? कप ये प्लेट है? कोस्टर हैं, कोस्टर्स हैं, जैसे कप रख लिया आपने, कोई वैसे जैसे एक साइड टेबल पे आपने ताकि जो रख लिए। आपका टेबल है वो खराब ना हो, आप ये रखो और ये इसके खराब ऊपर नहीं जो है वो होती, रख दें। ये बिल्कुल खराब नहीं होती किसी किस्म की। आप इनको वॉश करें, साफ ये तो करें, बहुत खूबसूरत है। और ये एज इट इज ही रहेंगी। अच्छा, ये जो आपने कहा मुझे कि इसके ऊपर जो ये टेक्सचर बनता है वो खुद बनता है। हाँ, खुद कैसे? मतलब आप इसके ऊपर एक कलर यहाँ पे ड्रॉपलेट डाल देती हैं? ड्रॉप नहीं डालते हैं हम, इसको कलर को थोड़ी उससे टेक्निक से डालते हैं। अच्छा। लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो उसकी शेप आती है ना, वो खुद लेता है। मतलब वो फैलता रहता है, वो कलर एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हैं और वो करते करते वो फिर वो मतलब मुझे जो समझ आ रहा है ना वो इस तरह से आ रहा है। आपने बताना है कि मैं बिल्कुल जाहिलों वाली बात तो नहीं करी, वो फार्मूला 1 में एक बंदा बैठता है कि 2 बंदे बैठते हैं, वो वाली बात तो नहीं कि मतलब फॉर सपोज अगर एक आम कलर हम लें और उसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल दें तो वो कलर यूं करके ना फैलना शुरू। ये बिल्कुल उसी तरह है, बिल्कुल तकरीबन वही टेक्निक। लेकिन इसको डालने की भी टेक्निक होती है, ये नहीं कि आपने जस्ट उसको फेंक दिया, ऐसे फेंकना नहीं फेंकना नहीं। इसको डिफरेंट, जैसे मैंने ये किया, ये मैंने सी की लुक दी हुई है, इसको मैंने इस शेप में डाला है। पत्ते की लुक दी हुई है, इसमें तो कोई भी आ जाती है। इसको जस्ट फ्लावर बीच में बना के और उसको थोड़ा सा। ये भी आपने बैक साइड से बनाया है या फ्रंट बैक? नहीं, ये जो जिस मर्जी साइड से आप यूज कर लें, क्योंकि ये मोल्ड के अंदर बना हुआ है, ये मोल्ड के अंदर। ठीक है जी। अब ये एक चीज है जिसके ऊपर बनी हुई है चिड़िया जी। ये क्या है? ये वॉल हैंगिंग है? हाँ, वॉल हैंगिंग है। और ये नीचे इसकी बेस वुडन है, ऊपर इसके मैंने वो डिकोपाज किया है पेपर वाला, ठीक है। और फिर उसके ऊपर मैंने रेजन कर दिया। अब इसको किसी उससे मतलब कोई वो नहीं होगा, खराब नहीं होगा। ठीक है। जैसे आप ग्लास लगाएं, ऊपर ना करें, आपने रेजन किया ना ऊपर, अगर वो ऊपर ना करें तो फिर जो नीचे ये काम हुआ होता है, जो पेपर वाला होता है, वो खराब हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो भी सील हुआ होता है। अच्छा, वो तो जैसे वो बने हुए करने की क्या रीजन है कि चमक आ जाती है ऊपर? इससे जरा खूबसूरती, मतलब आपने जैसे ग्लास लगाया, ग्लास लगाते हैं आप, फ्रेमिंग कराते हैं तो ग्लास, तो वो ग्लास की जरूरत नहीं है, फ्रेमिंग की जरूरत नहीं है। आपने जैसे उसको सेव कर दिया, वो पक्का हो गया। चीज़ें तो आपके पास बहुत सारी हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सब दिखाने की कोशिश करूँगी, लेकिन आपने साथ साथ लोगों को ये भी बताना है कि आप इसके एवज़ उनसे गुर्दा तो नहीं मांग लेते? क्योंकि कुछ लोग होते हैं, कुछ पेजेस मैंने देखे हैं जो हाथ का काम करते हैं और वो फिर कहते हैं कि अब गुर्दा दे दो, ये तब हम आपके घर में ये डेकोरेशन पीसेस रखेंगे जब आप हमें गुर्दा देंगे। इतने महंगे महंगे पीसेस। तो ये ऐसी कोई बात, मैं आपको बताऊं, नॉर्मल मतलब हम जैसे घरों वाले मैं अपने शौक से करती हूँ। मैंने कभी, वो मेरे मियाँ मुझे कहते तुम कभी कामयाब बिजनेस वुमेन नहीं बन सकती क्योंकि तुम्हें ये नहीं होता। क्योंकि जब मैं बैठ के एंड में ये करता है, ये सारे मैनेज करता है, कितने की चीजें आई हैं वर्सेस कितना प्रॉफिट है। मुझे मतलब so, मामा का ये होता है, और ऊपर से कितनी मेहनत लगी है। मामा का ये होता है कि उन्होंने ऑर्डर आया, एक चीज को देखती हूँ, मैं बनाती हूँ फिर उसको। मामा का ये होता है कि उनको ऑर्डर आया है, उन्होंने बस वो एग्जीक्यूट करना है और अगले बंदे तक पहुंचाना है, नो मैटर उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है, कितने की वो चीज़ जा रही है, तो उनको अपना शौक डिलीवर करना है। तो अरशद साहब आपको बहुत खसारे का सौदा करना पड़ रहा है आपको। एक तो बीवी की सारी अटेंशन जो है वो रंगों में है, सही, और थोड़ी सी जो बच जाती है वो मसालों की नज़र हो जाती है, और जो उसके बाद जो है जो उसके बाद थोड़ी सी अटेंशन होती है वो कहीं जाके आपको मिलती है असल में। और उनको फिर पैसे भी नहीं आ रहे। हलीमा, उनको एक तरफ से रिलीफ है ना कि मुझे वो लेडीज वाले शौक नहीं है कि मैं महंगे से महंगा ब्रांडेड सूट पहनूं, आप ना करें बातें, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़े इस बात पे। 2 दफा आप शो पे आई हैं हमारे, आपने एक से बढ़ के एक माउस कलर आज आप पहन के आई हुई हैं, और 7 डायमंड के मुझे लग रहा है आपने इयरिंग्स पहने हुए हैं, और हाथों में आपने जो है वो गोल्ड प्लेटेड कड़े पहने हुए हैं। आपको क्या लगता है मैं ये भी मेरा बिजनेस है? फुल्ला जी, मैं कहाँ जाऊँ, मैंने वो कोई काम छोड़ा नहीं है जो ना किया। इम्पोर्टेड जूते इन्होंने पहने हुए हैं, ठीक है, माउस कलर के इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, वो डायमंड के इन्होंने इयरिंग्स पहने हुए हैं, और ये कह रही हैं कि मुझे शौक नहीं, मुझे इतना शौक नहीं है। मुझे छोटी छोटी ज्वेलरी जैसे ये है, डेलिकेट सी छोटी, बहुत गोल्ड का शौक नहीं है मुझे गोल्ड का शौक नहीं है, मुझे डायमंड का शौक है। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं इस टेबल पे भी इनकी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं हुमैरा जी की, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कहीं मत जाएगा हमारे साथ में।
वेलकम बैक टू द शो। ये तो मैंने उठाया हुआ है काफ़ी देर से पूछने के लिए कि ये क्या है। हुमैरा जी से मैं पूछती हूँ, लेकिन ब्रेक में मेरी थोड़ी सी बेइज्जती सी हो गई है, क्योंकि हमारे आगे जो टेबल होता है ना, वो हमने उसको बड़ा अच्छा सा रखा हुआ होता है कि बड़ा लग्जूरियस टेबल है। लेकिन उन्होंने ब्रेक में मुझे कहा कि जब मैं आपका टेबल देखती हूँ ना, मेरा दिल करता है मैं इसको कुछ कर दूँ, ये ब्राउन सा क्यों है। ये हमजा घर में भी हर चीज़ के साथ ऐसे ही करती हैं, क्यों करती हैं आप ऐसा? बस मुझे अच्छा लगता है। हमजा तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारी बीवी का क्या फ्यूचर है? ये तो उसको टो देंगी। ये तो उसको मैंने कहा आप अपने पोर्शन में अलग हो जाना। हाँ, ये अच्छी बात है, ताकि तुम भी खुश और मैं भी। हाँ, मैंने उसको यही कहा। डिप्रेशन ना हो तुम्हारी बीवी को। मैंने कहा आप जो अपनी जैसे लाइफ गुजारें, आप अपने पोर्शन में रहें, मुझे मेरे पोर्शन में रहने दें, और जिस तरह मैं रहती हूँ मुझे रहने दें। हाँ, क्योंकि आजकल की लड़कियां तो माशाल्लाह से काफ़ी फूड है। हमारी जो कॉलर है एहसन है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम एहसन जी। वालेकुम सलाम, तो बखैर, गुड मॉर्निंग। और आपका आज का ये सेगमेंट बहुत अच्छा है। इसमें तो वैसे तो माशाल्लाह इन खातून का जो काम है और इनकी जो कहना चाहिए मेहनत है, हुनर है, फन है, ये बहुत अप्रिशिएटेबल है। लेकिन इसके साथ कई पहलू हैं। मतलब माशाल्लाह इनके साहबजादे जो बैठे हैं और जिस तरह इनका हाल बता रहे हैं, ये एक तरह से सीखने के लिए जो खातून घर पे प्रोग्राम देख रही हैं कि अगर वो कोई एक्टिविटी शुरू करें और उसमें उनके बच्चे शामिल हो जाएं, तो ना सिर्फ वो लर्न करते हैं बल्कि माँ की मोहब्बत, शफकत और माँ का जो इल्म और तजर्बा है वो भी ट्रांसफर होता है उनको। बिल्कुल ठीक है। आती है और ये काम बहुत अच्छा है। और इसमें जैसे मैंने कहा कई पहलू हैं, लेकिन ये कि जो मैं इनसे जानना चाहूँगा, जो हमारे भी इस वक्त कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियाँ वगैरह पढ़ रही हैं और जो होम इकोनॉमिक्स दीगर, तो उनकी क्या दिलचस्पी है, उन्होंने क्या रिस्पांस दिया, ये उस तरह का कोई इनको रिस्पांस मिला कि इनसे ये काम उन्होंने सीखा और फिर शुरू किया और इसमें कोई जिद्दत, इनोवेशन आई हो, या इनको कैसा पॉजिटिव खवातीन की तरफ से रिस्पांस मिला है, घरेलू खवातीन, उस हवाले से ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू एहसन, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मैं ज़रूर पूछूंगी। अच्छा जी, ये जो है ये क्या है आपने बनाया? ये वो है नैपकिन का काम है इसके ऊपर। और ये इसका क्या यूज़ है? ये आप इसको डाइनिंग टेबल पे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अपने ड्रेसिंग पे यूज़ कर सकते हैं, परफ्यूम के लिए आप इस पे कुछ भी सर्व करें। अल्लाह, इसके ऊपर तो रखने का दिल ही नहीं करेगा। इसके ऊपर इतनी प्यारी चिड़िया आप इस पे, मैं जैसे ये मैंने बोर्ड्स बनाए हुए हैं, मैं आप घर में कोई दावत होती है या कुछ होता है तो जैसे कबाब हो गए, सैंडविच हो गए, पिज्जा हो गया, कुछ भी आप इसके ऊपर सर्व करें। मेरे ख्याल से कोई सादा चीज है ही नहीं ना, रही ही नहीं तकरीबन। तो अब हमारे पास तो सादा है, तो हम तो सादा वालियों में सर्व कर देते हैं, इसको हम डेकोरेशन के लिए रख लेंगे। राबिया जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं राबिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी राबिया, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हूँ। आपका शो बहुत खूबसूरत जा रहा है, बहुत खूबसूरत लोगों के साथ। बहुत शुक्रिया। उनका टैलेंट देख के तो और भी ज्यादा खुशी हुई है। थैंक यू। अल्लाह, मुझे तो इनका टैलेंट देख के डर लग रहा है कसम से। इतने ज्यादा जो वो होते हैं ना लोग हरफन मौला, मैं उनको देख के सोचती हूँ कि मैंने तो जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है ना, फारिग से हम लोग कि इनका टैलेंट देख के कि ये हर। राबिया, कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है? मुझे जो फिलहाल आपके जो हाथ में है, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया आपका शो, तो अभी और भी काफी चीजें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। जी जी इंशाल्लाह जरूर देखूंगी, और बहुत इनको मैं खुश हुई हूँ चीजें इनकी। थैंक यू सो मच राबिया फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं आपकी बाकी चीजें भी दिखाती हूँ और आपने एहसन के सवाल का जवाब देना है कि जो बच्चियाँ होम इकोनॉमिक्स सीख रही हैं या पढ़ रही हैं। हलीमा, मैंने बहुत क्लासेस करवाई हैं। हाँ, तो लेकिन जो हुमैरा जी हमारे बचपन में जो होम इकोनॉमिक्स सिखाई जाती थी अभी तक वही चल रही है या उसमें कोई जिद्दत आई है, ये वाली चीजें? आई डोंट नो, मुझे होम इकोनॉमिक्स का कोई इतना इधर, क्योंकि वो तो बड़ी मतलब वो हाँ वो ही है मेरे ख्याल में। हाँ, कुछ इसी तरह की बनाना सीख लो। लेकिन ये कि मैं काफ़ी क्लासेस वगैरह कराती हूँ, और आजकल तो मुझे पेंट का, जैसे मैंने आपको बताया है कि वो खुल जाएगा। ये एक अदद ज्वेलरी बॉक्स है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। इस तरह का ज्वेलरी बॉक्स जो है ना, हम मूवीज़ में देखा करते थे। एक दादी जो है वो ज्वेलरी बॉक्स लेके आती थी और फिर वो उसको खोलती थी और वो उसके अंदर से निकाल के कहती थी कि बहू ये हमारा ख़ानदानी हार है ना, है ना। तो ये ज्वेलरी बॉक्स जो है ये आपने हमजा की दुल्हन के लिए रखा हुआ है? नहीं, हमजा की दुल्हन आएगी नहीं, तो मतलब इसके अंदर वो रख के आप उसको देंगी ना कि मेरा खुद अपनी बना ले। ओहो, खानदानी हार नहीं दे रही है भाई। चलो आंटी जी हमारे से कराची से। अस्सलाम वालेकुम।
रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं तलत आंटी? बेटा अल्लाह का शुक्र है, बस आजकल फुर्सत नहीं मिलती है, वो बस आपका प्रोग्राम में शाम में देख लेती हूँ थोड़ा बहुत चले शुक्र है आप देखती तो है ना। हाँ, इसलिए पे वो टाइम लाइट भी चली जाती है, तो वो एक वो कनेक्शन सही नहीं बन पाता। अच्छा बेटा, और खैरियत से हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कराची का मौसम तो अभी तक बहुत गर्म है, मैंने सुना है। मिला जुला मौसम है। अच्छा, मिला जुला मौसम। अच्छा, सुबह आपकी वो बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी वो एजुकेशन पर। हाँ, फिर खैर अब तो मौका ही नहीं है बात करने का, लेकिन बहरहाल वो हस्ब साबित में कहूँगी कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा डिस्कशन था। और वो भी है ना, आपके गेस्ट जो मुमकिन बात हो सकती है वो कह देते हैं। जी जी, मानना ना मानना अब हम लोगों की बात है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह दिल पे उतर जाएगी बात, जब आप पानी कतरा कतरा डलता है ना तो आ ही जाता है वो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलो बेटा, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच तलत आंटी फॉर कॉलिंग। अच्छा, ये तो हो गया ज्वेलरी बॉक्स। जी जी, ये क्या है? ये ट्रे है। ये ट्रेज है। ये वही है, इसका आप इसको किचन में यूज करें, आप इसको ड्रेसिंग पे यूज करें, आप किसी तरीके से भी यूज करें, ये खराब नहीं होती। ये खराब नहीं होती, मतलब इसके ऊपर आप सील किया हुआ चाय डाल के सर्व कर सकते हैं, और अगर उसका वो दाग हो जाए तो वो साफ हो जाता है। गीले कपड़े से आप इसको साफ। जो चीज़ मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी है इन सब चीजों में वो ये है। फरहाद भाई कोऑपरेट करें मेरे साथ, इसको दिखाएं। ये गमले हैं, मुझे प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और इस तरह के जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं जगह का नाम नहीं लेना पसंद करूँगी। एक जगह पे मैं गई, वहाँ पे इस तरह के गमले थे और उनके अंदर कैक्टस लगे हुए थे। कैक्टस जो मेरे ख्याल से 5 रुपए के मिल जाते होंगे रेडी पे से, है ना, क्योंकि कैक्टस कोई लगाना पसंद नहीं करता। तो मैं थोड़ी पागल सी हो गई, मैं शायद उस बंदे को पता लग गया कि ये पागल सी हो गई, ये देख के इसको बहुत पसंद है। जब मैंने उस बंदे से प्राइस पूछी तो उसने मुझे कहा ये वाला गमला, इसके अंदर इतना से कैक्टस 1400 रुपए का। तो ये जो है ये आप गमला बनाया लेती हैं, उसके ऊपर पेंट करके फिर उसके ऊपर ये मैंने वही स्टिकर्स यूज किए हुए हैं, लेकिन खराब तो नहीं होते? नहीं खराब, ये भी सील हुए हैं। इसके अंदर आप जो भी पौधा हो उसको पानी शानी दे सकते हैं आप, लेकिन इसके नीचे पहले इसको होल करना पड़ेगा। तो फिर आप इसको होल नहीं है इसके अंदर। अगर तो आप उस तरह, नहीं तो आप छोटे किसी उसमें लगा हुआ, जैसे आजकल उनके पॉट्स होते हैं छोटी चीजों, वो इसके अंदर रख सकते हैं आप। वो इस तरह वो आपका ये भी सेफ रहेगा। हाँ, और वो आपका खराब भी नहीं होगा। ये तो कॉफी का आपने बनाया है ना? मेरी बेटी कॉफी पीती थी तो उसने बॉटल्स खाली करके, अम्मा ये फेंक दे, तो मैंने कहा ये मैं फेंक क्यों दूं? आपने किसी बॉटल से बनाया है, मुझे पता लगा कि ये वाकई कॉफी की ये बॉटल है जिसको उन्होंने सजाया है। जी, अब आप अंदाजा लगा सकती हैं हमारे घर हर चीज रिसाइकिल हो जाती है टू द बेस्ट वे। ये वो बॉटल है जो मुझे लगता है हर किसी के घर में मौजूद होगी, जो कॉफ़ी हम लोग पीते हैं, और ये बॉटल जैसी खाली होती है हम सब उसको फेंक देते हैं या उसमें मसाले डाल लेते हैं। नहीं, मैं नहीं डालती मसाले, मुझे नहीं अच्छा लगता। ये क्या है? ये भी आप ड्रेसिंग पे भी यूज कर सकते हैं, कपकेक्स भी रख सकते हैं ना इसमें। ये है बेसिक कपकेक के लिए, की प्लेट है ये 3 लेयर में होता है, लेकिन मैंने इसको 1 में बनाया है क्योंकि जल्दी में मैंने कहीं जाना था तो बनाया है, इसको मैंने 1 उसमें लेयर में बनाया। आप इसको ड्रेसिंग पे भी यूज कर सकते हैं। ये जो मटेरियल है ये भी रेजन है, ये मोल्ड में बना हुआ रेजन है। मुझे नहीं समझ आई, आप जरा तफसील से समझाइए। जैसे आपने देखा ना वो वुडन बेस पे है। अच्छा, हाँ, इसकी बेस नहीं है, ये डायरेक्ट वो लिक्विड ही सिलिकॉन मोल्ड है, उसमें पोर करना है एंड इट हार्डन्स। आपने एक सिलिकॉन से ये बेस बनाई है पूरी, ठीक है। और ये जो है ये अलग से मिलता है, इसका ये अलग से मिलता है। ये हमजा खरीद के लाता है। ये हमजा ही करता है। ये आप कहाँ से खरीद के लाते हैं? ये ऑनलाइन डिफरेंट जगह है, लाइक आई कैन नॉट नेम इट राइट नाउ, लेकिन ऑनलाइन इसका कोई वेयर हाउस नहीं है। पाकिस्तान पहले नहीं मिलती थी, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले जितनी भी ये चीजें परचेज की हुई है ना, मैं जो भी बाहर जाता था मैं उसको कहती थी मुझे वहाँ से प्रिंटेड पेपर नैपकिन ला दो। अब आप देखें जितनी भी अच्छा, ये लास्ट जो है ना, ये मैंने इसको ब्लू पॉटरी का इफेक्ट दिया। ब्लू पॉटरी आपको पता है कितनी महंगी है, इसका मैंने इफेक्ट दिया है और मैंने ये वही पेपर के साथ इसको ये ब्लू पॉटरी जो लोग जिनको पता है ना ब्लू पॉटरी का, उनको पता है कि वो वाकई वो चीज़ है जिसके बारे में लोग जो है ना आपसे गुर्दा मांग लेते हैं कि ब्लू पॉटरी का अगर आपको शौक है तो आप अपना एक गुर्दा बेच दें और फिर वो शौक पूरा कर लें, है ना।
आजकल यही हो रहा है। तो ये आपने कैसे बनाया? ये भी उसी तरह से उसके ऊपर ये भी किया वही हुआ है, पहले उसको ग्लू करके फिर उसके ऊपर पेपर और फिर इसको सील किया हुआ। तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड ये भी मेरा पीछे एक एग्जीबिशन थी। अच्छा, तो मुझे आपने, हमारे पास पसंद है। लास्ट मिनट है, आपने जी, मुझे जी। बताना है कि अगर आपसे कोई ये सीखना चाहता जी, है जी, या बिल्कुल। आप लोगों को कांटेक्ट करना चाहते हैं ये बिल्कुल। पूछने के लिए कि जो आप लोगों ने रॉ मटेरियल्स है, जो चीजें हैं, जी, ये जी। कहाँ से लिए, तो यू कैन हेल्प देम। बिल्कुल, मेरा पेज है, ठीक है। इंस्टा पे भी है और मैं फेसबुक पे भी। नाम तो बता दें। इंस्टा पे मेरा रेजन आर्ट स्टूडियो के नाम से, रेजन आर्ट स्टूडियो, ठीक है, उसके नाम से है। उस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम करके मुझे जो भी उनको है। मेरी सारी ये जो आइटम्स हैं इनकी पिक्चर्स। अच्छा, और हमजा अगर आपसे कोई ये कहे कि जो रॉ मटेरियल है ये आप ही हमें मंगवा दो क्योंकि आप उन लोगों को पहले से जानते हो और हम आपको पे करके आपसे खरीद लेंगे, तो क्या ये मुमकिन है? ये इस कारोबार के बारे में भी सोचा है क्योंकि अब यही कारोबार है क्या? उसके लिए ये है कि एक सर्टेन क्वांटिटी होनी चाहिए, उससे कम ऑब्वियसली, क्योंकि थोक में मंगवाना होता है ना। सो वो फिर ये है कि मैं मामा से डिस्कस कर लेता हूँ कि इतना पॉसिबल है या नहीं। तो ऑब्वियसली अब अगर लेट्स से किसी ने एक प्लेट बनानी है तो दैट वुड बी डिफ़िकल्ट, बट अगर आपने टेबल के लिए मटेरियल सोर्स करना दैट वुड बी मोर इजी, क्योंकि वो दोनों पार्टीज़ को इजी होगा। सो यस, इट्स पॉसिबल। अच्छा हुमैरा जी, अगर कोई लड़की आपसे सीखना चाहती है ये आर्ट तो आप सिखा सकती हैं? बिल्कुल सिखा। कैसे? आप ऑनलाइन सिखाएंगी या उसको नहीं, ऑनलाइन मैं नहीं, मैं अपने घर पे ही कराती हूँ। अच्छा, वर्कशॉप मैंने जितनी भी क्लासेस जब भी कराई है मैंने घर में कराई है। और फीस बड़ा जो है वो अच्छा, बहुत ज्यादा मतलब आजकल देखें जो ये चाक पेंट का चल रहा है ना, फर्नीचर पेंटिंग जो चल रही है, वो लोग बहुत चार्ज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। लेकिन मैं उस तरह नहीं है। मेरी टेक्निक देखें, कितनी टेक्निक्स हैं इसमें डिफरेंट। हालांकि वो मटेरियल भी महंगा यूज़ कर रहे हैं और वो उस पे चार्ज भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन मैं थैंक यू सो मच हुमैरा जी फॉर कमिंग वंस अगेन। थैंक यू सो मच हमजा फॉर कमिंग। अल्लाह ताला आपके ब्रांड को और ज़्यादा तरक्की दे, खुशहाली दे। यहाँ पे आप लोगों से जी लेंगे इजाज़त। आप लोगों से मुलाकात होगी कल 9 नवंबर को। अपनी दुआ में हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।